Mastermind: How to Think Like Sherlock Holmes by Maria Konnikova. Part 1. Chapter 1: Understanding Yourself: The Scientific Method of the Mind. सर आर्थर कॉनन डॉयल एक स्कॉटिश राइटर और फिजिशियन थे। उनका जन्म 22 मई 1859 को एडिनबर्ग, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और उनकी डेथ 7 जुलाई 1930 को यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। वो खास तौर पर डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स नाम के एक फिक्शनल कैरेक्टर को क्रिएट करने और उनके बारे में तमाम तरह की कहानियां लिखने की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुए हैं। उनकी फिक्शनल एडवेंचर वाली स्टोरीज को क्राइम फिक्शन की फील्ड में उनकी खास उपलब्धियों के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने शेरलॉक होम्स के भरोसेमंद दोस्त और उन्हीं के साथ फ्लैट में रहने वाले असिस्टेंट के तौर पर डॉक्टर वॉटसन नाम के शख्स को भी क्रिएट किया है, जिनके अंदर बहुत हैरत अंगेज काबिलियत को दिखाया गया है। वो छोटे से छोटे सुराग की मदद से भी बिल्कुल एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और क्राइम के केस को हल करने में शेरलॉक होम्स की मदद करते हैं। होम्स के लिए एक क्राइम केस के मायने कुछ फैक्ट्स और कुछ लोगों में इंटरेस्ट दिखाकर एक क्रिमिनल को जस्टिस के कटघरे में लाना ही काफी नहीं है, बल्कि वो क्राइम को एक ऐसे पर्पस की तरह मानते हैं जिसके लिए स्ट्रिक्ट साइंटिफिक इंक्वायरी की जरूरत होती है। इस वजह से वो क्राइम तक पहुंचने के लिए इंसानी माइंड के जरिए साइंटिफिक तरीकों के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं, जिनके बारे में आपको भी जानने की जरूरत है। जैसे, फर्स्ट, व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ थॉट? जब हम विचारों के साइंटिफिक मेथड के बारे में बात करते हैं तो हम शायद एक ऐसे शख्स के बारे में सोचते हैं जो अपनी लैब में व्हाइट कोट पहने हुए हैं और जिसने अपने हाथ में टेस्ट ट्यूब को पकड़ रखा है और जो इस तरह के बहुत से टेस्ट्स की एक सीरीज को फॉलो कर रहा है, जैसे वह किसी घटना के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहा है या कोई हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहा है, यानी अपने अंदाजे से कोई आइडिया क्रिएट कर रहा है या हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहा है, या वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को अपनी उम्मीद के मुताबिक देख पा रहा है या नहीं, और जरूरत पड़ने पर वो अपनी हाइपोथेसिस पर दोबारा से काम शुरू करता है और अपने स्टेप्स को बार बार रिपीट करता रहता है। हालांकि ये सब करना बहुत सिंपल नजर नहीं आता, लेकिन हम हमेशा इसी तरह से ऑटोमेटिकली काम करने के लिए अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए होम्स ये सुझाव देते हैं कि हम बेसिक्स के साथ अपनी शुरुआत करें। जैसे कि वो अपनी पहली मुलाकात में ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किलें पेश करने वाले मामले को टेकअप करते वक्त उसके मॉरल और मेंटल पहलुओं की तरफ रुख करने से पहले इंक्वायरी करने वाले शख्स को ज्यादा एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स पर महारत हासिल करने से शुरुआत करनी चाहिए। साइंटिफिक तरीके की शुरुआत बहुत मामूली नजर आने वाली चीजों से होती है, जैसे ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए सवाल पूछे जाने से भी पहले आपको एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या साइंटिफिक डिसीजन की मदद से जरूरी ग्राउंड वर्क की छानबीन कर लेनी चाहिए। होम्स अपनी इंक्वायरी की फाउंडेशन को एलिमेंट्री कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें इसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत बड़े नॉलेज बेस की और जिस समस्या को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके फैक्ट्स और जानकारी की जरूरत होती है। सेकेंड, पिटफॉल्स ऑफ द अनट्रेन्ड ब्रेन। होम्स की थिंकिंग और साइंटिफिक आइडियल के मुताबिक किसी भी चीज के बारे में जांच पड़ताल और सोच विचार किए बगैर उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बदकिस्मती से हमारा दिमाग अपनी डिफॉल्ट स्टेट में होता है। इसका मतलब है कि जब तक उसे कोई नया इंस्ट्रक्शन ना मिले वो अपनी पुरानी सेटिंग के मुताबिक चलता रहता है। ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि हमारे दिमाग एक टू सिस्टम बेसिस पर ऑपरेट करते हैं। जब हम आदतन किसी बात पर सोच विचार करते हैं तो हमारे दिमाग में जो चीजें जिस तरह से आती हैं उनको वैसे ही स्वीकार कर लिया जाता है। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग शुरुआत में ट्रू या फॉल्स के तौर पर दुनिया की जांच करते हैं, जहां हमारा पहले से सेट डिफॉल्ट जवाब ट्रू में होता है, जबकि हमें खुद को ट्रू मोड में बनाए रखने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। हालांकि इसे फॉल्स मोड में बदलने के लिए अवेयरनेस, टाइम और एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इस बारे में साइकोलॉजिस्ट डैनियल गिलबर्ट कहते हैं कि हमारे दिमाग को किसी चीज पर यकीन करने के लिए उसे उसी चीज को प्रोसेस करना होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको पिंक एलिफेंट के बारे में सोचने के लिए कहा जाए तो सिर्फ एक पल के लिए ही आपके दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाती है, और ये रियलाइज करने के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता है आपको एक सेकंड के लिए ये यकीन करना होता है कि पिंक एलिफेंट्स होते हैं, और फिर
उसी पल में आप ये समझते हैं और यकीन भी कर लेते हैं कि असल में पिंक एलिफेंट नहीं हो सकते। ऑथर कहती हैं कि हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के दिमाग होते हैं, जैसे होम्स के असिस्टेंट वॉटसन का दिमाग और खुद शेरलॉक होम्स का दिमाग। जब हम वॉटसन के नियमों के प्रभाव में होते हैं तो हम आम तौर पर बहुत इमोशनली सोचते हैं और किसी एक्शन के होने की वजह के बारे में पता लगाने की जगह आपसी संबंधों पर भरोसा करते हैं। जब कोई एक चीज किसी दूसरे चीज से भी कनेक्टेड होती है तो हम ऑटोमेटिकली ये सोचने लगते हैं कि एक चीज की वजह से दूसरी चीज भी होती है। इसके अलावा हमारा नजरिया किसी भी चीज के लिए एक तरफा उसके फेवर में या अगेंस्ट में हो जाता है और हम एक भ्रम का शिकार हो जाते हैं। हालांकि वॉटसन ब्रेन बहुत फास्ट भी है और उसमें फाइट या फ्लाइट वाली अवेयरनेस भी होती है। इसका मतलब है कि वॉटसन ब्रेन अपने आसपास के माहौल की समझ रखने वाला होता है और वॉटसन के मुताबिक सोचने वाला शख्स एक सब्जेक्टिव यानी अपने इंटरेस्ट और आइडियाज के मुताबिक सोचने वाला और अपनी फीलिंग्स के प्रभाव में रहने वाला शख्स होता है। जबकि दूसरी तरफ शेरलॉक होम्स की तरह सोचने वाले लोग बहुत लॉजिकल और एक्यूरेट होते हैं। इस तरह के लोग सिर्फ एक स्टैंडर्ड तौर पर आपसी संबंधों पर ध्यान देने की बजाय एक चीज की वजह से दूसरी चीज के होने की वजह के बारे में पता लगाते हैं और अपनी जानकारियों के बेस पर ही नतीजे निकालते हैं। दरअसल होम्स की तरह सोचने वाले लोग बहुत कम होते हैं और इसकी वजह यह है कि ये बहुत कॉग्निटिवली कॉस्टली होता है। इसका मतलब ये है कि ये खूब सोच विचार करने के बाद नॉलेज हासिल करने का प्रोसेस होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा देर तक चीजों को दूर रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इस सिस्टम के मुताबिक जब तक बहुत जरूरी ना हो आपका दिमाग किसी भी मामले में दखल नहीं देता है। इस तरीके से सोचने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। होम्स की तरह सोचने वाले लोग ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों पर फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते वक्त उनकी पर्सनल फीलिंग्स और नजरिए का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप भी शेरलॉक होम्स की तरह सोचना चाहते हैं तो आपको अपनी ब्रेन को उन्हीं के मुताबिक ट्रेन करना होगा। हम होम्स की थिंकिंग को माइंडफुली प्रेजेंट रहकर और फॉलो करके उनकी मेथोडोलॉजी की मदद से हर एक सिचुएशन में, हर एक प्रॉब्लम में और अपनी रोजाना की जिंदगी में भी अपनी पसंद की चीजों को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि आपको शुरू में ऐसा करना अननेचुरल नजर आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी प्रैक्टिस करके होम्स की तरह ही ये आपका भी एक दूसरा नेचर बन जाएगा। थर्ड, द टू एम्स, माइंडफुलनेस एंड मोटिवेशन। ऑथर कहती हैं कि आप वॉटसन से लेकर होम्स तक की तरह थिंकिंग कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूले के तहत माइंडफुलनेस और मोटिवेशन के अलावा बहुत प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। दरअसल माइंडफुलनेस के मायने माइंड की लगातार मौजूदगी और सावधानी होते हैं और ये दोनों चीजें दुनिया का एक्टिव और रियल ऑब्जर्वेशन करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। जबकि मोटिवेशन के मायने एक्टिव एंगेजमेंट और इच्छा होते हैं। जैसे जब हम अपनी चाबी को कहीं रख कर भूल जाते हैं या चश्मे को सिर पर लगाकर इसे इधर उधर ढूंढते रहते हैं, तो ऐसी मामूली चीजों के लिए वॉटसन सिस्टम जिम्मेदार होता है। दरअसल ऐसी सिचुएशन में हम एक तरह से ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं और अपने एक्शंस पर ध्यान नहीं दे पाते। और अगर इस दौरान हमें इंटरप्ट किया जाता है तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जबकि होम सिस्टम हमें उन स्टेप्स को तलाश करने में मदद करता है जिनकी जरूरत हमें ना सिर्फ ऑटो पायलट मोड को ब्रेक करने के लिए होती है, बल्कि ये याद करने के लिए भी होती है कि हमने जो किया वो कहाँ और क्यों किया था। हम हर वक्त मोटिवेटेड या माइंडफुल नहीं होते हैं और ज्यादातर टाइम पर इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन ऑटो पायलट मोड को ब्रेक करने के लिए हमें अनजाने तौर पर एक फ्लो के साथ चलते रहने की जगह अपने दिमाग में चल रही चीजों पर एक माइंडफुल और प्रेजेंट फैशन में जोर डालने की जरूरत होती है। शेरलॉक होम्स की तरह सोचने के लिए हमारे अंदर उन्हीं की तरह चाहत और एक्टिवनेस के अलावा मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। ऑथर कहती हैं कि मोटिवेटेड माइंड के साथ लोग बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हमारी मेमोरी को भी ये पता होता है कि हम मोटिवेटेड हैं या नहीं। अगर हम मेमोरी के बनते समय ही मोटिवेटेड होते हैं तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को याद रखते हैं। इस प्रोसेस को मोटिवेटेड एनकोडिंग कहते हैं। चैप्टर 2, द ब्रेन एटिक, व्हाट इज इट एंड व्हाट्स इन देयर। ब्रेन एटिक हमारे सिर के अंदर मौजूद रहने वाली एक्स्ट्रा स्टेप्स को कहते हैं, लेकिन इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमें एक कॉन्शियस एफर्ट और डिसिप्लिन बनाने की जरूरत होती है। ब्रेन एटिक में दो कंपोनेंट्स होते हैं,
जिनको स्ट्रक्चर और कंटेंट्स कहते हैं। हम जिस तरह से अपने ब्रेन एटिक का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसी के मुताबिक हमारा दिमाग काम करता है। जैसे ये उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक इंफॉर्मेशन लेता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसे छांट कर अलग करता है और फ्यूचर के लिए स्टोर करता है। ब्रेन एटिक का स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होता। ये अपने इस्तेमाल किए जाने के हिसाब से कुछ टाइम के लिए बढ़कर फैल सकता है या सिकुड़कर छोटा हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारी मेमोरी और प्रोसेसिंग ज्यादा या कम इफेक्टिव हो सकते हैं। ब्रेन एटिक के अंदर जिस तरह से इंफॉर्मेशन को जमा किया जाता है और जमा की जाने वाली इंफॉर्मेशन को जिस तरह से स्टोर किया जाता है, ये उसी के मुताबिक अपने स्टोरेज सिस्टम को चेंज कर सकता है। जैसे इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, इनकी पहचान कब तक बनी रहेगी और कब तक ये एक साथ बनी रह पाएंगी। हमारे दिमाग के कंटेंट्स स्थिर नहीं होते और ये वक्त के साथ बदल जाते हैं। ऑथर कहती हैं कि ब्रेन एटिक के कंटेंट्स वो चीजें होती हैं जिन्हें हम दुनिया से लेते हैं और अपनी लाइफ में, अपनी मेमोरीज में और अपने पास्ट में एक्सपीरियंस करते हैं। हर बार जब भी हम अपनी नॉलेज के बेस यानी इंफॉर्मेशन को लेना शुरू करते हैं, तो हम एक चैलेंज फेस करते हैं। और जिस तरह से एक फिजिकल एटिक यानी हमारे मकान की छत में बनाए गए एक्स्ट्रा स्टेप्स में स्टोर की गई चीजें गुजरते वक्त के साथ बदल सकती हैं, उसी तरह से हमारे ब्रेन एटिक के अंदर भी आखिरी वक्त तक चीजों को लेते रहना और बाहर करना कंटिन्यू रहता है। हमारे थॉट प्रोसेस के दौरान मेमोरी का फर्नीचर हमारी इंटरनल हैबिट्स के स्ट्रक्चर और बाहरी परिस्थितियों के साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये निर्धारित किया जा सकता है कि किसी एक पॉइंट पर किस आइटम को स्टोरेज से बाहर निकाला जाएगा। किसी शख्स के बाहरी अपीयरेंस को देखकर उसके एटिक की चीजों के बारे में अंदाजा लगाना शेरलॉक होम्स के सबसे पक्के तरीकों में से एक है, जिसकी मदद से वो ये निर्धारित करते हैं कि वो शख्स कौन है और किन चीजों को करने के काबिल है। हमें अपने ब्रेन एटिक के बारे में इन चीजों को भी जानने की जरूरत होती है। जैसे 1. मेमोरीज फर्नीचर। हमारा डिफॉल्ट सिस्टम वॉटसन एटिक यानी वॉटसन सिस्टम का एटिक पहले से ही इस तरह से सेट होता है कि उसमें कोई तालमेल नजर ना आने की वजह से वो आसानी से समझ में नहीं आता। इसके अलावा इसमें जरूरी मोटिवेशन और अपनी नॉलेज के साथ बने रहने की कमी भी होती है। जबकि होम्स की चॉइस एक कॉन्शियस, मोटिवेटेड और पुराने केसेस को याद करने की होती है। उनके एटिक में नॉलेज कभी गायब नहीं होती, जिसकी वजह से उनके डिसीजंस पर इस बात का प्रभाव होता है कि वो चीजों के बारे में कैसे, क्या और कब याद करते हैं। मेमोरी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिस्टम में डिवाइड किया गया है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, तो पहले ब्रेन इसकी एनकोडिंग करती है और फिर इसको ब्रेन के एक पार्ट हिपोकैम्पस में स्टोर कर लिया जाता है, जो हमारे एटिक का पहला एंट्री पॉइंट होता है। यहीं से जरूरी इंफॉर्मेशन को एटिक के अंदर ही कॉर्टेक्स नाम के एक पार्ट में, उसके एक स्पेसिफिक बॉक्स में, एक स्पेसिफिक फोल्डर में और एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में ले जाया जाता है। आपके एटिक में स्टोरेज स्पेस का एक बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म मेमोरी का होता है, जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं। ये निर्धारित करना कि हम किसी वक्त में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर किन चीजों को याद रख सकते हैं और किन को नहीं, इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे एटिक के कंटेंट्स को इसके स्ट्रक्चर के जरिए किस तरह से एक्टिवेट किया गया है। 2. द कलर ऑफ बायस, द एटिक्स डिफॉल्ट स्ट्रक्चर। मान लीजिए कि आप एक पार्टी में अपने दोस्तों के ग्रुप में बहुत खुशनुमा बातचीत में बिजी हैं। उसी वक्त आपको एक ऐसे अजनबी शख्स की झलक दिखाई पड़ती है जो उस ग्रुप में शामिल होना चाहता है। आप उस शख्स के मुंह खोलने से पहले ही उसके बारे में ये जानने के लिए कि वो कौन है, अपने मन से उस शख्स के लिए कई तरह के शुरुआती इंप्रेशंस और अपने अनुमान से उसकी एक ऐसी तस्वीर बना लेते हैं जो हालांकि बाद में गलत भी साबित हो सकती है। लेकिन आप उसके पहनावे, उसके चलने के तरीके और उसके हाव भाव को देखकर ये सोचने लगते हैं कि वो शख्स आपकी जानकारी में किस शख्स की तरह लगता है। और जब वो बोलना शुरू करता है, तो आप उसके बारे में अपने विचारों को बदलने लगते हैं। लेकिन आप इस सब के बावजूद उसके बारे में अपने शुरुआती इंप्रेशंस को फिर भी चेंज नहीं कर पाते हैं। दरअसल जब हम किसी अजनबी शख्स को देखते हैं, तो उसके बारे में खुद से किए गए सवाल और उसके डिटेल्स हमारे एटिक के थ्रू स्पेसिफिक एसोसिएशंस को एक्टिवेट करते हैं, जिनकी वजह से हमारे माइंड को जरूरी जानकारी मिलती है। और इन्हीं एसोसिएशंस की वजह से आप उस शख्स के बारे में एक जजमेंट बना लेते हैं।
IAT यानी इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट आपकी इन दो चीजों के बीच के डिफरेंस का मेजरमेंट करता है। जैसे पहली चीज है आपके कॉन्शियस एटीट्यूड्स, जिनके बारे में आपको जानकारी होती है, और दूसरी चीज है अनकॉन्शियस एटीट्यूड्स, जो आपके एटिक में आपके करीबी अवेयरनेस से बाहर एक नजर ना आने वाले फ्रेमवर्क को तैयार करता है। IAT का मेजरमेंट दूसरे लोगों के तमाम ग्रुप्स की तरफ आपके इम्प्लिसिट बायस का टेस्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि इसकी मदद से आपके अंदर मौजूद पहले से ही किसी के बारे में अच्छी या बुरी राय बना लेने की आदत की जांच की जा सकती है। इसके लिए ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव गुणों और उनके बारे में जो तस्वीरें आपके दिमाग में बनती हैं, उनके बीच एसोसिएशंस के लिए रिएक्शन टाइम को देखना होगा। जब तक किसी के भी बारे में आपका कोई जजमेंट आपकी अवेयरनेस तक पहुंचता है, तब तक ऑलरेडी ये आपकी ब्रेन एडिक्स और एनवायरनमेंट के इंटरैक्शन की वजह से अच्छी तरह से फिल्टर हो चुका होता है। हम जानबूझकर ऐसे जजमेंट्स को बनने से रोकने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने एथिक्स, उनकी टेंडेंसी यानी रुझान, उनके अनोखेपन और एक न्यूट्रल तरीके से अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाने की कोशिश करने के बारे में समझना सीख सकते हैं, और इस तरीके से हम एक सही जजमेंट या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। थर्ड, अ प्राइम एनवायरनमेंट, द पावर ऑफ द इंसिडेंटल। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि एक अजनबी शख्स वाले केस में उनके फिजिकल अपीयरेंस वाले एलिमेंट्स हमारे बायसेस को एक्टिवेट करते हैं, और ये एलिमेंट्स एक सिचुएशन के अंदरूनी पार्ट्स होते हैं। बायसेस का मतलब है पहले से ही किसी के बारे में अपनी अच्छी या बुरी राय कायम कर लेना। कई बार हमारे बायसेस ऐसे फैक्टर्स की वजह से भी एक्टिवेट हो जाते हैं जिनका किसी भी तरह से हमारे किसी काम को करने से कोई संबंध नहीं होता। एनवायरनमेंट हमें हर स्टेप पर प्रभावित करता है। दरअसल हमारे इंटरनल एथिक्स हमारी अवेयरनेस के बाहर के जजमेंट को प्रभावित करते हैं। इसीलिए हमें उन जजमेंट्स पर बाहरी दुनिया के इम्पैक्ट के बारे में भी अवेयर होना चाहिए। हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर कोई चीज हमारे एथिक में नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज वाकई में हमारे एथिक को प्रभावित नहीं कर सकती। हमें कभी भी उन फैक्टर्स को नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से हम अपने माइंडसेट के हैबिचुअल होते हैं। हर एक सिचुएशन हमारे एटिक के स्ट्रक्चर और उसकी मौजूदा स्थिति का एक कॉम्बिनेशन होती है, और कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे विचारों को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्टिवेट कर सकती है। लेकिन ये क्या और कैसे एक्टिवेट करेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे एटिक के अंदर क्या शुरू होने वाला है और हमारे एटिक स्ट्रक्चर को काफी टाइम से किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। जब हम अपने एक्शन की वजह के बारे में अवेयर होते हैं, तो ये हम पर असर डालना बंद कर देता है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमारे इमोशंस और विचारों को हमारे माइंड के थ्रू एक्टिवेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसकी वजह हमारी खुद की विल पावर है। 4. एक्टिवेटिंग आवर ब्रेन्स पैसिविटी। क्या आप अपने एथिक के उस जजमेंट से आजाद होना चाहते हैं जो वो अटेंशन दिए जाने से पहले ही और तत्काल कर देता है? और क्या आप किसी स्पेसिफिक मोमेंट में अपने माइंड पर बाहरी इन्फ्लुएंस डालने वाले एनवायरनमेंट से खुद को अलग करना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको अपनी अवेयरनेस और प्रेजेंस पर ध्यान देना होगा। ऑथर कहती हैं कि शेरलॉक होम्स के पास हमारे ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए हजारों घंटे का समय है। उनकी हैबिट्स उनके बचपन से लेकर बहुत सालों तक अनगिनत मौकों के दौरान बनाई गई है। आपके लिए अपनी प्रेजेंस में निराश होना बहुत आसान है, लेकिन आखिर में इसकी जगह बस इंस्पायर्ड होना ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। होम्स ऐसा ही करते हैं, और अगर वो ये कर सकते हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। इसमें बस समय लगेगा। जो हैबिट्स इतने लंबे समय के दौरान डेवलप होती हैं, वो हमारे माइंड्स में बहुत गहराई तक पहुंचती हैं, और वो आसानी से चेंज नहीं होती हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है अवेयर होना। होम्स की अवेयरनेस उनको बहुत सी गलतियों को अवॉइड करने के काबिल बनाती है, लेकिन यही अवेयरनेस वॉटसन, इंस्पेक्टर्स, उनके क्लाइंट्स और उनके विरोधियों को मुसीबत में भी डाल देती है। दरअसल होम्स अवेयरनेस से भी आगे बढ़कर कुछ ज्यादा एक्शनेबल चीजों को करते हैं। उनका ये प्रोसेस ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। जैसे एक बार जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा ब्रेन एटिक कैसे काम करता है और हमारा थॉट प्रोसेस कहाँ पैदा होता है, तो हम अपना ध्यान उन चीजों की तरफ लगाने की पोजीशन में होते हैं जो हमारे लिए मायने रखती हैं, और जो चीजें हमारे लिए मायने नहीं रखती हैं, हम उन पर से अपना ध्यान हटा भी सकते हैं। और यही माइंडफुल ऑब्जर्वेशन का टास्क होता है। पार्ट 2, चैप्टर 3, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन
to imagination. Stalking the brain attic, the power of observation. शेरलॉक होम्स जब पहली बार डॉक्टर वॉटसन से मिले तो उन्होंने उन्हें देखते ही पूरे यकीन के साथ कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि वे पहले अफगानिस्तान में रह रहे थे। और फिर होम्स ने उनके बारे में और भी बहुत सी बातें डिटेल में बताई थी। उनकी सारी बातें बिल्कुल सही थी, जिसे सुनकर वॉटसन को बहुत अचंभा हुआ था। हालांकि उनका स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्जर्वेशन ही नजर आता है, जिसमें वो वॉटसन की तरफ देखते हैं और फौरन ही उनके फिजिकल अपीयरेंस, उनके बर्ताव और उनके तौर तरीके से तमाम जानकारियां हासिल करते हैं, जिनकी मदद से वो वॉटसन की एक पूरी पिक्चर तैयार कर लेते हैं। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि क्या और कैसे ऑब्जर्व करना है और उसी के मुताबिक अपने अटेंशन को डायरेक्ट करना होगा। इसका मतलब है कि आपको ये सीखना होगा कि किन चीजों पर फोकस करना है और किन को छोड़ देना है। इसके लिए आपको अपने ब्रेन एटिक की क्षमता को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। दरअसल आपको सही नतीजे तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट की जरूरत होती है, और वो है आपका अटेंशन। इसी तरह से आपको अपने ऑब्जर्वेशन की पावर को बेहतर बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक तरीकों से अपने ब्रेन एटिक को फॉलो करना होता है। जैसे 1. पेइंग अटेंशन इज एनीथिंग बट एलिमेंट्री। आजकल के मॉडर्न दौर में हमारी नेचुरल टेंडेंसीज में भी मल्टीटास्किंग का काफी जोर हो गया है। हालांकि हम बहुत सी चीजों पर एक साथ अटेंशन पे करते हैं, लेकिन हमें हासिल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारे दिमाग इधर उधर भटकने के लिए ही बनाए गए हैं, जबकि वो मॉडर्न डिमांड्स की स्पीड तक पहुंचने के लिए किसी दूसरी एक्टिविटीज पर स्विच करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। अटेंशन का एक लिमिटेड रिसोर्स होता है। दो तरह के कामों को एक साथ करने पर आप उन दोनों कामों पर एक जैसा अटेंशन नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप एक काम पर फोकस करते हैं तो दूसरे काम में से कुछ चीजें आपके अटेंशन से बाहर हो जाती हैं। इस घटना को अटेंशन ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत किसी सीन में एक एलिमेंट पर फोकस करने की वजह से दूसरा एलिमेंट गायब हो जाता है, जिसकी वजह से हम किसी एक पहलू की तरफ अपनी अवेयरनेस और उससे डील करने की एक एंगेज्ड, माइंडफुल और प्रोडक्टिव तरीके की अपनी काबिलियत को सीमित कर लेते हैं। लेकिन आपको अपने सेल्फ कंट्रोल और अटेंशनल एबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर और सिलेक्टिव ट्रेनिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपने थॉट प्रोसेस पर महारत हासिल करने के लिए विल पावर और मोटिवेशन के कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। 2. Improving our natural attentional abilities. जिस तरह से हम अपने कॉग्निटिव बायसेस के बावजूद, यानी सोच समझकर किसी के लिए एक तरफा राय बना लेने के बावजूद, एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ टाइम के दौरान बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव बने रहते हैं, उसी तरह से हमारी अटेंशनल एबिलिटीज भी किसी ना किसी चीज से प्रभावित होती हैं। जैसे हम हर तरह की आवाज, हर तरह की स्मेल, हर तरह की साइट और हर तरह के टच जैसी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे लिए ऐसा करना एक पागलपन होगा। दरअसल जब हमारी एबिलिटी को फिल्टर करने में कमी होती है तो बहुत सी साइकोलॉजिकल कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। इसका मतलब है कि कई बार हमारी प्रॉब्लम्स की वजह अटेंशन में कमी होना नहीं होती है, बल्कि माइंडफुलनेस और सही दिशा में विल पावर की कमी की वजह से भी तमाम तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आमतौर पर हमारे दिमाग हमारे ध्यान दिए बगैर ही ये चुन लेते हैं कि उन्हें कहाँ पर फोकस करना है। इस वजह से हमें बजाय इसके कि हमारे दिमाग अपनी थिंकिंग के बेस पर हमारे लिए फैसला करें, हमें खुद ही उनको ये बताना सीखना होगा कि उन्हें क्या और कैसे फिल्टर करना है। इसके लिए यहाँ पर इन चार एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। जैसे 1. बी सिलेक्टिव। हमारा विजन हाईली सिलेक्टिव होता है। आमतौर पर रेटिना में विजुअल इंफॉर्मेशन के 1000 करोड़ बिट्स हर सेकंड के हिसाब से कैप्चर होते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 10,000 बिट्स ही असल में विजुअल कॉर्टेक्स की पहली लेयर में पहुंच पाते हैं, जहां पर इनकमिंग विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए एरिया का 10% सिनॉप्सिस यानी नर्व सेल्स के बीच की जगह ही अवेलेबल होती है। और इस तरह से हमारे आसपास की जो चीजें हमारे सभी तरह के सेंसेस के संपर्क में होती हैं, उनके बारे में एक बार में ब्रेन पर करीब 1 करोड़ 10 लाख डेटा की बरसात होती है, और हम उनमें से सिर्फ 40 डेटा को ही कॉन्शियसली प्रोसेस कर पाते हैं। हम अपने दिमाग की स्थिति, मूड, एक स्पेसिफिक मोमेंट में आने वाले विचार, मोटिवेशन और अपने गोल्स की वजह से सिलेक्टिव हो जाते हैं।
और इसमें से भी बहुत से डेटास को छांट कर अलग कर सकते हैं। दरअसल स्मार्ट सेलेक्टिविटी बहुत माइंडफुल और थॉटफुल होती है। ये हमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने और अटेंशन पे करना सिखाने के लिए हमारी मदद करती है। 2. बी ऑब्जेक्टिव। हालांकि आप सोचते भी हैं और जज भी करते हैं, लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में कभी दोबारा नहीं सोचते। शर्लॉक होम्स जब किसी सीन में एंट्री करते हैं तो वो सबसे पहले ये महसूस करते हैं कि क्या चल रहा है, किसने किस चीज को छुआ है, कौन सी चीज कहाँ से आई है, वहां पर ऐसा क्या है जिसे नहीं होना चाहिए, और वहां ऐसा क्या नहीं है जिसे होना चाहिए, वगैरह वगैरह। वो अपने गोल को याद रखते हैं, लेकिन वो इस बारे में किसी को इन्फॉर्म करने की जगह इसे अपनी छानबीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जर्वेशन करते वक्त आप जो कुछ भी देखते हैं और जो बयान सामने आते हैं, उन सारी चीजों से आपको सिचुएशन को अलग करना सीखना होगा। जब आप ऑब्जर्वेशन पर फौरन ही अपना जजमेंट बना लेते हैं और सब चीजें भी बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही होती हैं, तो इसके बावजूद आपको कुछ पल के लिए रुकने और चीजों को रिपोर्ट करने के लिए खुद को ट्रेन करना सीखना होगा। इसके लिए आपको वापस जाकर ऑब्जर्वेशन को एक डिफरेंट फैशन में दोबारा से दोहराना होगा। 3. बी इंक्लूसिव। पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के लिए और ट्रूली अटेंटिव होने के लिए आपको खुद भी इंक्लूसिव होना पड़ेगा, यानी शामिल होना पड़ेगा। इसलिए आप ऑब्जर्वेशन में जरूर शामिल हों और कुछ भी खिसकने ना दें। हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमारा अटेंशन एक इनविजिबल सेंस से गाइड होकर और हमारी अवेयरनेस के बगैर ही कहीं और भी शिफ्ट हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक खुशबू से जुड़ी हुई मेमोरीज बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और इमोशनल होती हैं। इसीलिए हम जो भी स्मेल करते हैं उसी के मुताबिक हमारी बहुत सी चीज़ों पर इसका असर पड़ता है। जैसे हम इसे कैसे याद रखते हैं, हम बाद में कैसा महसूस करते हैं, और इसके नतीजे के तौर पर हम क्या सोचने की इच्छा कर सकते हैं। हालांकि स्मेल को अक्सर एक इनविजिबल सेंस के तौर पर रिफर किया जाता है, लेकिन फिर भी हम इस पर कॉन्शियसली गौर किए बगैर ही रेगुलरली इसको एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम इंक्लूसिव हो रहे होते हैं, यानी खुद को पूरी तरह से शामिल कर लेते हैं, तो हम ये कभी नहीं भूलते कि हमारे सभी सेंसेस लगातार एक्टिव हैं। इसलिए हम अपने सेंसेस की वजह से पैदा होने वाले अपने इमोशंस के मुताबिक डिसीजंस नहीं लेते हैं, बल्कि अपने सेंसेस की मदद से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जानकारी हासिल करते हैं। जब हम एक्टिव तौर पर अपने हर एक सेंस को एंगेज कर लेते हैं, तो हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे नाक, कान, आंख और स्किन के जरिए बहुत सी चीजें होती हैं। जब हम इन सेंसेस पर अटेंशन पे करते हैं, तो इनमें से हर एक सेंस से हमें सही तरीके से कुछ ना कुछ जरूर पता चलता है, और अगर ऐसा नहीं है तो भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलती है, जैसे कोई सेंस गायब है या इसमें किसी चीज की कमी है। अटेंशन पे करने के मायने ये हैं कि आप इस पर हर तरीके से ध्यान दें, एक्टिवली एंगेज्ड हों, अपने सभी सेंसेस का इस्तेमाल करें, और इसके साथ ही आपको अपने आसपास की सभी चीजों की जानकारी भी हो। 4. बी एंगेज्ड। शेरलॉक होम्स इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और थॉट प्रोसेस के लिए एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके माइंड को एक्टिव रहने की और काम में इन्वॉल्व होने की जरूरत होती है, वरना ये आलसी हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन के दौरान आपको उस अहम डिटेल को इग्नोर करना होगा जो आपके ऑब्जर्वेशन के पर्पस को खत्म करता है, और इसके साथ ही आपके अंदर मोटिवेशन का होना भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आप मोटिवेटेड नहीं होते हैं तो फिर किसी काम को अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करने के बाद भी आखिर में आपका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं, अगर उसमें एंगेज हो जाते हैं, तो हम मुश्किल प्रॉब्लम्स में भी लंबे समय तक बने रहते हैं और उनको सॉल्व करने की हमारी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। एक ऑब्जर्व करने वाला और अटेंशन देने वाला माइंड प्रेजेंट माइंड होता है। ये माइंड इधर उधर नहीं भटकता है। ये माइंड जो भी कर रहा होता है उसी में एक्टिवली एंगेज रहता है। चैप्टर 4, एक्सप्लोरिंग द ब्रेन एटिक, द वैल्यू ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन हमारे थॉट प्रोसेस का एक जरूरी नेक्स्ट स्टेप है। यह आपके घर पर या आपके काम पर आपका जीना मुश्किल कर देने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। इसके लिए ऑब्जर्वेशन के दौरान कलेक्ट किए गए उन सभी एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनको आप फ्यूचर में अनुमान लगाने के लिए एक सॉलिड बेस की तरह इस्तेमाल कर सकें। थॉट प्रोसेस की साइंस में इमेजिनेशन के रोल को डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल है। दरअसल इमेजिनेशन
ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से चीजों को लेता है और उन्हें आपस में मिलाकर एक नई चीज क्रिएट करता है। ऐसा करने से हमारे अनुमान लगाने की एक स्टेज सेट हो जाती है। इसका मतलब है कि इमेजिनेटिव ऑल्टरनेटिव्स यानी कि अपने इमेजिनेशन से पैदा की गई रियल की जगह दूसरी चीजों के थ्रू जांच पड़ताल करके हमें किसी चीज के बारे में डिसाइड करने में मदद मिलती है। क्रिएटिविटी के बारे में ये माना जाता है कि या तो ये आपके दिमाग की एक खासियत है या फिर ये आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि क्रिएटिविटी को सिखाया भी जा सकता है। ये आपकी एक ऐसी मसल्स की तरह ही होती है जिसे अटेंशन और सेल्फ कंट्रोल के साथ एक्सरसाइज किया जा सकता है और जो अपने इस्तेमाल किए जाने ट्रेनिंग, फोकस और मोटिवेशन के साथ मजबूत हो जाती है। दरअसल स्टडी से ये पता चलता है कि क्रिएटिविटी एक फ्लूइड है, यानी एक तरल पदार्थ है जो लोगों को ज्यादा क्रिएटिव बनने के लिए काबिल बनाती है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इमेजिनेशन प्रैक्टिस के साथ ग्रो कर सकती है, तो आप इमेजिनेशन वाले कामों में बेहतर और क्रिएटिव बन सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी क्रिएटिव और इमेजिनेटिव एबिलिटी को बेहतर करने के लिए इन चीजों को जानने की भी जरूरत होती है। जैसे 1. लर्निंग टू ओवरकम इमेजिनेटिव डाउट, ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन। ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन यानी अनुमान के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल मोमेंट मौजूद होता है, जिसमें आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस की मदद से आगे सोचने की बहुत अहम जरूरत होती है। लेकिन आम तौर पर आप इसकी जगह सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक्शन पर जोर देते हैं और फौरन ही सबसे जाहिर तौर पर दिखाई देने वाले सॉल्यूशंस पर पहुंच जाते हैं। इसे फंक्शनल फिक्सनेस कहते हैं। हम चीजों को उसी तरह से देखने लगते हैं जैसे उसे ऑलरेडी कोई स्पेसिफिक फंक्शन सौंपा गया हो। एक जनरल रूल के मुताबिक हम अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हम अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए जितना हो सके बहुत मेहनत करते हैं और तमाम ऐसी प्रैक्टिकल चॉइसेस को अपनी आदत बना लेते हैं जो हमारी पहले जैसी स्थिति को बनाए रखने में मदद करती है। क्रिएटिविटी के लिए नॉवेल्टी यानी नएपन की जरूरत होती है, जबकि दूसरी तरफ इमेजिनेशन की पावर से नई पॉसिबिलिटीज, ऐसे हालात जो मौजूद नहीं है। काउंटर फैक्चुअल्स यानी ऐसे फैक्ट्स जो बताते हैं कि क्या नहीं हुआ है और ऑब्जर्वेशन के एलिमेंट्स को नए तरीके से अरेंज करने के बारे में जानकारी मिलती है। इमेजिनेशन के थ्रू आप उन चीज़ों को देख सकते हैं जो शायद कोई पुख्ता सबूत ना होने के बावजूद भी मौजूद हो सकती हैं। इमेजिनेशन में कमी की वजह से आप गलत एक्शन ले सकते हैं। अगर जाहिर तौर पर नजर आने वाले सॉल्यूशंस को तलाश कर लिया जाता है, तो फिर असल में सही सॉल्यूशन को भी तलाश नहीं किया जा सकता। जब आपका दिमाग किसी आइडिया को रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है, तो आप वाकई में उस आइडिया के मुताबिक सोचने लगते हैं। व्हाइट कोट पहन लेते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आप अपने आप को साइंटिफिक टर्म में देखने लगें और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बेहतर बन जाएं। 2. द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टेंस। इमेजिनेटिव थिंकिंग को आसान बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये पक्का करना है कि आप एविडेंस को दूर से देखकर ही सीधे कंक्लूजन पर ना पहुंच जाएं, क्योंकि जैसे एक ही शब्द के कई मायने हो सकते हैं, उसी तरह दूर से देखे गए एविडेंस का असल में कोई और मतलब भी हो सकता है। शेरलॉक होम्स की सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक खासियतों में से एक उनकी ये पावर थी, जिसकी मदद से वो किसी चीज में एक्टिव तौर पर इन्वॉल्व होने के दौरान अपने दिमाग को एक स्टेप पीछे हटने के लिए फोर्स कर सकते हैं। और जब उन्हें अपने ऑब्जर्वेशन का कोई एडवांटेज नजर नहीं आता, तो उस वक्त वो अपने थॉट्स को मामूली चीजों पर स्विच कर लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट याकोव ट्रोक के मुताबिक हमारी थिंकिंग और डिसीजन को बेहतर बनाने के लिए साइकोलॉजिकल डिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। ये डिस्टेंस बहुत से फॉर्म में हो सकती है, जैसे टेम्पोरल या टाइम में डिस्टेंस, यानी आप फ्यूचर या पास्ट दोनों के बारे में किस तरह से सोचते हैं। स्पेशल या स्पेस में डिस्टेंस, यानी आप किसी चीज से कितनी दूर या पास हैं। सोशल या लोगों के बीच में डिस्टेंस, यानी दूसरा शख्स इसे कैसे देखता है। और हाइपोथेटिकल या रियलिटी से डिस्टेंस, यानी ऐसी चीजों की रियलिटी से दूरी जो ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन इन सभी में एक चीज जरूर कॉमन है, इन सब के लिए आपको एक स्टेप पीछे हटने की जरूरत होती है। साइकोलॉजिकल डिस्टेंस आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोचने के लिए फोर्स करती है। इसी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग टेक्निक्स आपके सोचने समझने की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है और आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग पोजीशन से लेकर आपके सेल्फ कंट्रोल की पोजीशन को इस्तेमाल करने के काबिल बनाती है। 3. डिस्टेंसिंग थ्रू अनरिलेटेड एक्टिविटी। शेरलॉक होम्स
पाइप पीकर धुआं उड़ाने को अपनी प्रॉब्लम्स और खुद अपने आप के बीच में एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस क्रिएट करने के जरिए की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो अपने ब्रेन एटिक में इत्मीनान से अपने ऑब्जर्वेशंस को सारे मामले के साथ मिक्स कर सकें और फिर ये सोच सकें कि केस में उनका अगला स्टेप क्या होगा। ऐसी एक्टिविटीज जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, उनमें होने वाला बदलाव एक ऐसा एलिमेंट होता है जो इमेजिनेशन का इफेक्ट शुरू करने के लिए जरूरी डिस्टेंसिंग क्रिएट करने में बहुत मददगार होता है। और ऐसी एक्टिविटीज में भी कुछ गुणों का होना जरूरी होता है, जैसे ये गुण कि आप जो काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी का इस्तेमाल आप ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई क्राइम केस सॉल्व कर रहे हैं तो आपको दूसरे क्राइम को सॉल्व करने के लिए स्विच नहीं करना चाहिए। दूसरा गुण ये है कि एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े। और तीसरा गुण ये है कि इस एक्टिविटी को ऐसा होना चाहिए जो किसी लेवल पर आपको भी एंगेज करती हो। इसीलिए साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग के काम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसी एक्टिविटी का चुनाव करें जो आपको एंगेज भी रखती हो और सही तरीके से डिस्ट्रैक्ट भी करती हो, जैसे नेचुरल सराउंडिंग्स में हरे भरे पेड़ों के बीच वॉक करते हुए या शावर लेते हुए। इमेजिनेटिव थिंकिंग करना भी ज़रूरी साइकोलॉजिकल डिस्टेंस क्रिएट करने में बहुत मददगार हो सकते हैं। 4. डिस्टेंसिंग थ्रू एक्चुअल डिस्टेंस। लोकेशन हमारी सोच पर बहुत सीधे तरीके से असर डालती है। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट इवान पावलोव के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें उन्होंने एक घंटी को बजाया। इसके बाद उन्होंने अपने बहुत से कुत्तों के सामने खाना पेश किया। खाने पर नजर पड़ते ही उनके मुंह से लार निकलने लगी और फिर जल्दी ही ऐसा होने लगा कि सिर्फ घंटी की आवाज को सुनकर और खाना पेश होने से पहले ही उन कुत्तों ने अपने मुंह से लार निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि घंटी की आवाज ने उनके एंटिसिपेशन को ट्रिगर किया था, यानी उनकी खाना मिलने की उम्मीद को पहले ही जगा दिया था। और ये उनका फिजिकल रिएक्शन था। इसी तरीके से लोकेशन फिजिकल या दिमागी दोनों लेवल्स पर हमारी मेमोरी से जुड़ी होती है और तमाम प्लेसेस वहां पर होने वाली एक्टिविटीज के टाइप और एक मजबूत पैटर्न के साथ जुड़े होते हैं। जैसे बिस्तर में लेटकर टीवी देखने से आपको नींद आने में मुश्किल हो सकती है। लोकेशन में बदलाव होने पर हमें अलग तरह से सोचने का इशारा मिलता है। हमारे नजरिए और फिजिकल लोकेशन में बदलाव होने पर हमारे माइंडफुलनेस पर बहुत असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट हमें चीज़ों को एक दूसरे एंगल से देखने के लिए और दुनिया के बारे में फिर से विचार करने के लिए फोर्स करता है। और कई बार हमारे नज़रिए में इस तरह का बदलाव एक मुश्किल डिसीजन को भी मैनेजेबल बना सकता है या हमारे अंदर क्रिएटिविटी को पैदा कर सकता है। 5. डिस्टेंसिंग थ्रू मेंटल टेक्निक्स। मेडिटेशन थिंकिंग का एक तरीका है। ये एक ऐसी मेंटल टेक्निक है जो एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड क्रिएट करने में आपकी मदद कर सकती है, जिसके जरिए आप माइंडफुल और इमेजिनेटिव थॉट के लिए ज़रूरी डिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। जब आप एक विजुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू मेंटल डिस्टेंसिंग की एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, तो आप इस प्रोसेस में अपने माइंड में दूर से ऐसी लाइव पिक्चर्स तैयार करने लगते हैं जो आपके नज़रिए से कुदरती तौर पर अपनी मेमोरी में स्टोर की गई पिक्चर से बिल्कुल अलग होती है। साइकोलॉजिस्ट एथन क्रॉस के मुताबिक इस तरह की मेंटल डिस्टेंसिंग ना सिर्फ इमोशनल रेगुलेशन के लिए अच्छी होती है, बल्कि ये आपकी बोलचाल के मामले में और दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर सोचने में आपकी मदद कर सकती है और आपकी बुद्धिमानी को भी बढ़ा सकती है। इसके साथ ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में और अपनी पसंद का चुनाव करने में आपको बेहतर बनाती है। जब आप एक डिस्टेंस बना लेते हैं तो आप ज्यादा बड़े लेवल पर चीजों को प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं और उन कनेक्शंस को भी देखने लगते हैं जो आप पहले बहुत सहूलियत वाली जगह से भी नहीं देख पाते थे। इसका मतलब है कि आप ज्यादा इमेजिनेटिव और ज्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं। 6. सस्टेनिंग योर इमेजिनेशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड प्ले। एक ऑर्गेनाइज्ड एटिक स्थिर नहीं होता है। इमेजिनेशन की मदद से आप अपने माइंड स्पेस को और ज्यादा बड़ा बना सकते हैं। और शायद आप इस सच्चाई को नहीं जानते होंगे कि सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग आर्टिकल्स भी सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग तरीके से यूजफुल साबित हो सकती हैं। इसलिए आपको ऐसे नए इनपुट्स के लिए भी अपने दिमाग को खोलना होगा जिनसे आपका कोई भी रिश्ता नजर ना आता हो, और चाहे वो कितनी भी अनजाने और गैर जरूरी क्यों ना दिखाई देते हों। और इसके साथ ही आपको डिस्ट्रैक्टिंग चीजों को डिसमिस करने की टेंडेंसी को छोड़ना होगा।
सही प्रैक्टिस के जरिए हम एक बेहतर तरीके से ये एहसास कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हो सकती हैं और कौन सी बेकार होंगी। हमें किन चीज़ों को फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर कर लेना चाहिए और किन चीज़ों को फिलहाल के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर आप क्रिएटिविटी से डरते हैं, तो आपको क्रिएटिव बनने में और ज़्यादा मुश्किल होगी और आप बहुत कोशिश करने के बाद भी शेरलॉक होम्स की तरह नहीं बन सकते। Part 3, Chapter 5, The Art of Deduction, Navigating the Brain Attic, Deduction from the Facts. फैक्ट्स के बेस पर प्रॉपर डिडक्शन करना यानी सही अनुमान लगाना आपके ब्रेन एटिक का उस मोमेंट में फाइनल मार्ग निर्देशन करना है जब आपके एटिक में पूरे व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा किए गए सारे एलिमेंट्स को एक सिस्टम के तहत एक साथ मिलाने के बाद आपके सामने एक पूरी पिक्चर नजर आने लगती है। इस प्रोसेस में आप अपने उन सभी ऑब्जर्वेशंस पर गौर करते हैं जिनको आपने अपने एटिक कंटेंट के तौर पर स्टोर करने के लिए और अपने मौजूदा एटिक स्ट्रक्चर में शामिल करने के लिए डिसाइड किया है, या जिनके ऊपर आपने ऑलरेडी गहराई से सोच विचार कर लिया है और अपने इमेजिनेशन में अलग तरीके से अरेंज कर लिया है। इस तरह के प्रोसेस को शर्लॉक होम्स सिस्टमेटाइज्ड कॉमन सेंस कहते हैं। ये एक मुश्किल प्रोसेस है और इसमें आखिर तक गलती होने की संभावना बनी रहती है। हमारे पास ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद होने के बावजूद हमें क्लियरली सोच पाने में मुश्किल होती है। लेकिन हम सिस्टम होम्स की मदद से अपने दिमागी दलदल से बाहर निकलकर सही तरीके से डिड्यूस कर सकते हैं, यानी सही अनुमान लगा सकते हैं। सही डिडक्शन करने के लिए आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। जैसे 1. The difficulty of proper deduction. Our inner storyteller at the wheel. हम लोग सिंप्लिसिटी को पसंद करते हैं, जैसे हम सॉलिड जस्टिफिकेशन को पसंद करते हैं या हम रीजन को पसंद करते हैं, और हम उन चीज़ों को भी पसंद करते हैं जो इंट्यूटिव सेंस को बनाती हैं, यानी जो चीज़ें हमें सबूत के बगैर भी उन्हें सही फील करवाती हैं। दूसरी तरफ हम ऐसे फैक्टर को पसंद नहीं करते हैं जो सिंप्लिसिटी और सही जानकारी हासिल करने के रास्ते में रुकावट बनता है, जैसे अनसर्टेनिटी, चांस और रैंडमनेस, यानी किसी पैटर्न का ना होना वगैरह। ये एलिमेंट्स हमारे तेजी से और लॉजिकली एक्सप्लेन करने की काबिलियत के लिए एक खतरा बन सकते हैं। इसीलिए हम उन्हें हर मौके पर खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग हर वक्त अलग तरह के गुणों वाले एलिमेंट्स को आपस में जोड़कर एक कहानी तैयार करते रहते हैं, और जब हमें इसका कोई रीजन समझ में नहीं आता तो हम परेशान हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे दिमाग हमारी परमिशन के बगैर ही किसी न किसी तरह से इसकी कोई वजह भी तलाश लेते हैं, और जब कोई डाउट होता है तो वह रीजनिंग प्रोसेस की सभी स्टेजेस में सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। हालांकि डिडक्शन प्रोसेस को शुरू करने के लिए हमारी ऑब्जर्वेशंस अपने आप में काफ़ी एक्यूरेट होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे सोच से भी ज़्यादा हमारी डिटेक्टिव रीजनिंग पर असर डाल सकती हैं। हम अक्सर अपने डिडक्शन प्रोसेस में माइंडफुल नहीं रह पाते हैं और जल्दी से कूद कर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। हमारी नेचुरल स्टोरीज उन पर यकीन करने के लिए इतने आश्चर्यजनक तरीके से मजबूर करने वाली होती हैं कि उन्हें इग्नोर कर पाना या पलट पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि जल्दी से कूद कर किसी नतीजे पर पहुंच जाना और अपने सामने रखे हुए और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किए हुए एविडेंस मौजूद होने के बावजूद एक लॉजिकल की जगह कोई सेलेक्टिव स्टोरी सुनाना बहुत कॉमन है, और आपके लिए लास्ट मोमेंट तक सभी मामूली डिटेल्स के थ्रू रीजनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना भी काफी बोरियत वाला काम हो सकता है। लेकिन आपको सबसे कमजोर नजर आने वाली वजह को जानने के बारे में भी बहुत खुशी खुशी तैयार रहना होगा। 2. Learning to tell the crucial from the incidental. अगर हम इंसिडेंटल और क्रूशल घटनाओं यानी अचानक होने वाली और इम्पॉर्टेंट घटनाओं को अलग अलग तरीके से देखना चाहते हैं, तो हमें बहुत सावधानी से वही सब कार्रवाई करनी होगी जो हम ऑब्जर्वेशन के बाद बहुत यकीन के साथ अपने विचारों को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। अगर हम इसके लिए केयरफुल नहीं रहते हैं, तो हमारा माइंडसेट या पहले से बनाई गई धारणा या बाद में बदलने वाली सिचुएशंस हमारे बहुत एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन पर भी अपना असर डाल सकती हैं। दरअसल जब हमारे पास ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जिनके बारे में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, और जब उनके डिटेल्स भी सही मायने में हमें कन्विंस करते हों, तो फिर डिडक्शन के मामले में हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। इस वजह से ऐसी इंफॉर्मेशन की ज़्यादा लंबी लिस्ट हमें ज़्यादा रीजनेबल नज़र आती है। हम उस लिस्ट के एलिमेंट्स को एक एक करके जज करते हैं
और जब उनमें से कोई एक एलिमेंट अचानक होने वाली घटनाओं के कॉम्बिनेशन में फिट होता नजर आता है, तो इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि हम घटनाओं के उस पूरे कॉम्बिनेशन को ही एक्सेप्ट कर लें, जबकि हमारे सामने ऐसा करने की बहुत कम वजह होती है। इसी तरह से जब हमें ज़्यादा इंसिडेंटल डिटेल्स नज़र आते हैं, तो फिर क्रूशियल डिटेल्स को तलाश करके उनकी तरफ जाने की हमारी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और इंसिडेंटल डिटेल्स को ज़्यादा गैर ज़रूरी इंपॉर्टेंस देने की हमारी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जैसे अगर हमें कोई ऐसी स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें बहुत सारे डिटेल्स मौजूद होते हैं, और चाहे वो डिटेल स्टोरी की सच्चाई से जुड़े हुए ना भी हों, फिर भी अक्सर हम उस स्टोरी को सच मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट रूमा फॉक कहते हैं कि जब कोई शख्स एक कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक की कहानी सुनाते वक्त उसमें स्पेसिफिक तौर पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर एक्स्ट्रा डिटेल्स को शामिल कर देता है, तो बहुत मुमकिन है कि सुनने वाले उस स्टोरी पर अचंभा करने के लिए मजबूर हो जाएं। जैसे अगर कोई कहे कि एक ही छोटे गांव में रहने वाले दो लोगों ने एक साथ लाखों रुपयों की लॉटरी जीती है, तो जाहिर है कि ये बात बहुत हैरानी वाली होगी। आमतौर पर जब हम रीजनिंग यानी तर्क करते हैं, तो हमारे दिमाग की टेंडेंसी टॉपिक से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन को पकड़ लेने की होती है। हम बहुत सी वजह से ऐसा करते हैं, जैसे फेमिलियरिटी, या ये एहसास कि ऐसा हमने पहले भी देखा है, या फिर ये आइडिया कि एक मेमोरी पॉइंट को एक्टिवेट करके दूसरे तमाम मेमोरी पॉइंट्स को एक्टिवेट किया जा सकता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद यही एक्टिवेटेड मेमोरीज आगे बढ़कर अपने ओरिजिनल पॉइंट से दूर होने लगती हैं, जिसके बाद सिंपल कोइंसिडेंस के तौर पर हम किसी एक चीज के बारे में सोचते सोचते किसी और चीज के बारे में भी सोचने लगते हैं। 3. द इम्प्रॉबेबल इज नॉट इम्पॉसिबल। जिस तरह से हमें इंसिडेंटल को क्रूशियल से अलग करने में मुश्किल होती है, उसी तरह से हम जिसके होने की संभावना नहीं होती है, उस पर भी विचार करने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले कि हम इस बारे में कोई कोशिश भी करें, हमारा दिमाग इसे एक इम्पॉसिबल काम की तरह मानकर डिसमिस कर देता है। रोमन कवि और फिलोसफर लुक्रेटियस ऐसे शख्स को मूर्ख कहते हैं जो ये बिलीव करता है कि दुनिया में अब तक देखा गया सबसे ऊंचा पहाड़ ही दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। हम लोग अपने पिछले अनुभवों के बेस पर ही ये मान लेते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है और क्या नहीं। हमारे लिए ऐतिहासिक मिसाल के बेस पर सीखना बहुत कम मायने रखता है, क्योंकि हम जिस तरीके से अपने अनुभव से सीखते हैं, उसी तरीके से दूसरी चीजों को नहीं सीख पाते। इसे डिस्क्रिप्शन एक्सपीरियंस गैप कहते हैं। दरअसल हमारी टेंडेंसी किसी दूसरे शख्स की आड़ लेकर अपनी कहानी सुनाने की होती है। इसीलिए हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर स्टोरीज को इमेजिन कर लेते हैं, और फिर भले ही हमने इंसिडेंटल को क्रूशियल से सक्सेसफुली अलग कर लिया हो, या भले ही हमने सारे फैक्ट्स को इकट्ठा कर लिया हो और उनके फ्यूचर इफेक्ट को भी समझ लिया हो, और वाकई में इंपॉर्टेंट और यूजफुल चीजों पर फोकस भी कर लिया हो, लेकिन अगर हम अपने कंट्रोल से बाहर की चीजों पर भी विचार किए बगैर ही इसे डिसमिस कर देते हैं, तो हम उन अल्टरनेटिव्स के बारे में कभी भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे जिनके बारे में हम अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं। हमारे पास अपने फ्यूचर के बारे में पता लगाने का सबसे अच्छा पैमाना हमारी पिछली जिंदगी होती है, लेकिन इसके ये मायने नहीं है कि इस तरह से हासिल होने वाली जानकारी बिल्कुल एक्यूरेट होगी, क्योंकि अक्सर हमारे पास में इम्प्रॉबेबल चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि ये पहले से मालूम या वाकई में सही हो सकने वाली चीज़ और मुमकिन होने वाले काम के बारे में अनुमान लगाने में रुकावट पैदा करती हैं। इम्प्रॉबेबल चीज़ें जिनके होने की संभावना नहीं होती है, वो चीज़ें भी कभी असंभव नहीं होती हैं। जब हम डिड्यूस करते हैं यानी अनुमान लगाते हैं, तो उस वक्त हमारी टेंडेंसी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा करने वाले एक्शन को करने की और कुछ अच्छा होने पर रुकने की होती है, जो कि सही नहीं है। इसलिए हमें अपने अनुभव को बढ़ाना और अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट से दूर जाना सीखना होगा, और हमें ऐसे एविडेंस को तलाश करना सीखना होगा जो हमारे अनुमान को कंफर्म और डिसकंफर्म दोनों करते हों। चैप्टर 6, मेंटेनिंग द ब्रेन एटिक, एजुकेशन नेवर स्टॉप्स। इस किताब में प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया गया है। शर्लॉक होम्स भी जिस लेवल तक पहुंचे हैं, उसकी मेन वजह यही है कि उन्होंने दुनिया से संपर्क करने की बुनियाद बनाने के लिए लगातार अपने माइंडफुल विचारों की प्रैक्टिस करी है। हालांकि जब हम सोचे समझे बगैर प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो चीजें ज्यादा से ज्यादा सिंपल होकर इस तरह से हमारा सेकंड नेचर बन जाती हैं कि वो हमारी आमतौर की आदत बन जाती हैं। हमारे लिए चीजों को सीखना
ज्यादातर RPE यानी रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। जब कोई चीज उम्मीद से ज्यादा फायदेमंद होने लगती है तो RPE की वजह से हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होने लगता है, और जब हम कोई नई चीज सीखना शुरू करते हैं तो अक्सर ये रिलीज होते रहता है। लेकिन फिर अचानक ही ऐसा होना बंद भी होता है। दरअसल हम अपने मेमोरी सिस्टम्स को स्विच करते रहते हैं, यानी इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं, और क्लियरली समझ में आने वाली बाहरी चीजों की तरफ से अपने अंदर मौजूद हैबिचुअल और एक सेट प्रोसीजर के तहत होने वाली चीजों की तरफ जाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग भी हमारी मेमोरी की तरह से काम करने लगती है। जैसे जब हम एक कार या बाइक को ड्राइव करते हैं या किसी ऐसे काम को पूरा करते हैं जिसे हम पहले भी अनगिनत बार कर चुके हैं, तो हम ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को करने लगते हैं और हमें अपने स्टेप्स के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। जब हम ज़्यादातर मेहनत से बनाई गई मेमोरी के बेस पर होने वाली चीज़ों की तरफ से हटकर कुछ ऐसा करते हैं जो हमें उत्तेजित करता है, तो हमारी जानकारी के बगैर ही डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम भी ट्रिगर यानी उत्तेजित हो जाता है। जिस तरह से किसी नशे के आदि शख्स का बिहेवियर नजर आता है। चीज़ों को बार बार रिपीट करने से उन्हें ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें हमारी एक ऐसी हैबिट बन जाती हैं जिनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको अपने ब्रेन आर्टिक को प्रॉपर्ली मेंटेन रखने के लिए इन चीजों के बारे में समझना जरूरी होता है। जैसे 1. ब्रिंगिंग हैबिट्स बैक फ्रॉम माइंडलेसनेस टू माइंडफुलनेस। हमारी जिंदगी में हैबिट का होना भी जरूरी है, क्योंकि यह हमें किसी सिचुएशन के सबसे ज्यादा चिंता में डालने वाले पहलुओं के बारे में सोचने की जगह समझदारी के साथ ज्यादा बड़े और स्ट्रेटेजिक मामलों के बारे में सोचने के लिए मदद करती है। ये हमें एक ज्यादा ऊंचे लेवल पर और एक पूरी तरह से अलग फील्ड के बारे में सोचने का मौका देती है। हैबिट के बगैर शायद हम ऐसा ना कर पाते। इसमें महारत हासिल कर लेने के बाद हमारी फ्रीडम और पॉसिबिलिटी दोनों बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी हैबिट बहुत खतरनाक तरीके से नासमझी के करीब भी होती है, क्योंकि जब कोई चीज बहुत आसान और ऑटोमेटिक हो जाती है तो उसके बारे में सोचना बंद कर देना बहुत आसान हो जाता है। जबकि शेरलॉक होम्स की हैबिट्स ऑफ थॉट की जर्नी को हासिल करने के लिए हम एक ऐसे फ्यूचर रिवॉर्ड पर पहुंचने के लिए फोकस्ड होते हैं जो माइंडफुली सोचना सीखने से, खुद को बेहतर बनाने से, ज्यादा इन्फॉर्म्ड रहने से और अपने दिमाग को कंट्रोल में रखकर बहुत सावधानी से अपने ऑल्टरनेटिव्स का चुनाव करने से हमारे पास आते हैं। जब कोई चीज, तो ये सिस्टम होम्स वाले माइंडफुल और मोटिवेटेड दिमाग से निकलकर अनथिंकिंग सिस्टम वॉटसन वाले दिमाग में चली जाती हैं, यानी एक लापरवाह दिमाग में चली जाती हैं, जहां पर सभी तरह के बिसेस एंड ह्यूरिस्टिक्स जैसे छुपे हुए फॉल्स प्रोसेस होने लगते हैं। यानी किसी के बारे में पहले से ही बनी हुई आपकी अच्छी या बुरी राय और चीजों को खुद अपने आप को सिखाने वाले तरीके आपकी जानकारी के बगैर ही आपके व्यवहार को प्रभावित करने लगते हैं। इसलिए हमें अपनी आदतों को माइंडफुली कंट्रोल करके मुश्किल मामलों को किसी दूसरे की तरफ पास ऑन करने से परहेज करना चाहिए, और पूरी लगन और ध्यान से खुद ही उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और किसी केस को या किसी मुश्किल टास्क को कंप्लीट कर लेने के बाद भी हमें आराम से नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि इसकी जगह आगे बढ़कर दूसरे चैलेंजेस का सामना करना चाहिए, ना कि उनको आसानी से अवॉइड कर देना चाहिए। हमें शेरलॉक होम्स की तरह से सोचने का पूरा फायदा लेने के लिए इसी तरीके से लगातार अपनी जिंदगी के दौरान काम करते रहना होगा। 2. द पेरिल्स ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। हम अपने कॉन्फिडेंस और अपनी स्किल्स में कॉन्फिडेंस की वजह से ज्यादा चीजों को हासिल कर पाते हैं, और थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाने पर भी हमें कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि औसत से ऊपर का सेंसेशन हमारी साइकोलॉजिकल तंदुरुस्ती के लिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमारी इफेक्टिवनेस के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। जब हम ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम का सामना करने लगते हैं और खुद को अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस एक्यूरेसी पर हावी हो जाता है, या जब आप अपनी काबिलियत पर औरों के मुकाबले ज्यादा यकीन करते हैं, तो इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। अक्सर सक्सेस की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जो कि हमें अंधा बना देता है और जिसकी वजह से हमसे बहुत बड़ी भूल हो सकती है। दरअसल हम अपनी खुद की स्किल्स पर इतने ज्यादा मोहित हो जाते हैं कि अपनी हासिल की गई इंफॉर्मेशन से गलत नतीजे निकाल लेते हैं, और अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट शख्स जिन चीजों के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनको बड़ी आसानी से खारिज कर देते हैं।
इस वजह से वे एक एनर्जेटिक और एक्टिव इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सक्सेस से जुड़ी हुई चीज़ों की यही टेंडेंसी होती है कि वे नॉलेज को सीखने के प्रोसेस को खत्म करने की कोशिश करती हैं, जबकि ये प्रोसेस कभी खत्म ना होने वाला और लगातार चलने वाला होता है। और जब तक ऐसी टेंडेंसी का इफेक्टिव तरीके से बार बार विरोध ना किया जाए, उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। शेरलॉक होम्स की तरह से सोचने के लिए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को चैलेंज करना और खुद से सवाल पूछना बंद कर दें। 3. लर्निंग टू स्पॉट द साइंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस का सबसे अच्छा इलाज ये जानना है कि इसके हावी होने की संभावना सबसे ज्यादा कब होती है। ओवर कॉन्फिडेंस या इसको पैदा करने वाले एलिमेंट्स के बारे में दूसरे लोगों पर ध्यान देना एक अलग मैटर है, जबकि अपने खुद के अंदर इसकी पहचान कर लेना पूरी तरह से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस की पहचान करने के लिए 4 तरह के सर्कमस्टांसेस के बारे में बताया गया है, जिनकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि ये अक्सर कहाँ हम पर हावी होने के इंतजार में रहते हैं। जैसे पहला मौका उस वक्त होता है जब आप किसी मुश्किल का सामना करते हैं, जैसे जब हमें किसी ऐसे केस पर एक जजमेंट बनाना होता है जिसमें हमें सारे फैक्ट्स नहीं पता होते हैं। इसे हार्ड इजी इफेक्ट कहते हैं। दूसरे मौके पर फेमिलियर चीजों के साथ ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जैसे आप किसी काम को पहली बार करते वक्त बहुत सावधान रहते हैं, लेकिन जब आप उसी काम को कई बार कर लेते हैं तो आपका भरोसा अपनी काबिलियत पर बहुत बढ़ जाता है और आप एक कंप्लेसेंट शख्स बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी सक्सेस से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं और जब आप अपने जाने पहचाने टास्क के साथ डील करते हैं तो ये सोचकर खुद को सेफ समझने लगते हैं कि अब ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत नहीं है। तीसरी सिचुएशन में ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर लेने के बाद आपका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जैसे अगर किसी मामले में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज में कोई इंपॉर्टेंट चीज शामिल नहीं करती है, लेकिन इसके बावजूद आप ये सोचते हैं कि आप इसे हैंडल कर लेंगे। और चौथे केस में एक्शन करने के साथ ही आपका ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। जैसे अगर किसी ट्रेडर का बिजनेस बढ़ने लगता है तो उसको अपनी काबिलियत पर भी कॉन्फिडेंस होने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़कर ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है और वो अपने इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अक्सर अपनी हैसियत से बाहर जाकर भी जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करने लगता है, जिसकी वजह से उसे कई बार भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि फोरवॉर्न्ड इज फोरआर्म्ड। इसका मतलब है पहले से सावधान रहने वाला शख्स किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहता है। इसलिए आपको ये मान लेना चाहिए कि आपको भी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ठोकर लग सकती है। इस वजह से आपको इससे बचे रहने की कोशिश करनी चाहिए और लगातार पूरे ध्यान से चीजों को सीखते रहना चाहिए। 4. Now for the good news. It's never too late to keep learning, even after you've stopped. एक स्टडी में कुछ एडल्ट लोगों को 3 महीने तक एक साथ 3 गेंदों के साथ जगलिंग करना यानी उनके साथ खेलना सिखाया गया और फिर उनकी इस ट्रेनिंग को बंद कर दिया गया। इसके बाद कुछ ऐसे लोगों को चुना गया जिन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग नहीं की थी। उनके ब्रेन के साथ जगलिंग की ट्रेनिंग करने वाले लोगों के ब्रेन को आपस में मैच किया गया और दोनों तरह के लोगों के ब्रेन्स को 3 अलग अलग मौकों पर स्कैन किया गया, जैसे ट्रेनिंग शुरू होने से पहले, इसके बाद ऐसे पॉइंट पर जब उन्होंने जगलिंग प्रोफिशिएंसी यानी अपने कर्तव्य में महारत हासिल कर ली, जिसके मुताबिक वे कम से कम 60 सेकंड तक लगातार इस कर्तव्य को जारी रख सकते थे। और फिर आखिर में प्रोफिशिएंसी पॉइंट पर पहुंचने के 3 महीने बाद दोनों तरह के ब्रेन्स को स्कैन किया गया। शुरुआत में दोनों तरह के ब्रेन्स के ग्रे मैटर में कोई डिफरेंस नहीं पाया गया। हालांकि प्रोफिशिएंसी पॉइंट पर पहुंचने वाले ब्रेन्स के दोनों हेमिस्फीयर में ग्रे मैटर बढ़ गया था। जब किसी शख्स की बॉडी का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो उसकी बॉडी में भारी बदलाव आ जाता है, तो ब्रेन के सारे एरियाज नए तरीके से काम करने लगते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग तरह तरह के करतब सीखने के काबिल होते हैं। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बड़ी उम्र के लोग भी एप्लीकेशन और प्रैक्टिस की मदद से अपने कॉग्निटिव डिक्लाइन को रिवर्स कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उम्र दराज लोग भी समझदारी में हो रही कमी को फिर से बेहतर बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपनी एजुकेशन को बंद कर सकते हैं, लेकिन हम जिस तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए डिसाइड करते हैं वो उसी के मुताबिक रिएक्ट करना जारी रखता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते, बल्कि इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि हम क्या और
कैसे सीखते हैं। हम शेरलॉक होम्स की एडवाइस को फॉलो करके अपने ब्रेन को एक्टिव रहना सिखा सकते हैं। Part 4, Chapter 7, The Science and Art of Self-Knowledge, The Dynamic Addict, Putting It All Together। इस चैप्टर में थॉट प्रोसेस को समझने के लिए साइंटिफिक अप्रोच के जरिए सभी एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है और ये डिस्कस किया गया है कि हम कैसे प्रॉपरली सोच सकते हैं और कैसे इसमें फेल भी हो सकते हैं। यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच के अंतर को बताया गया है, यानी कि ये समझाया गया है कि हमें कैसे सोचना चाहिए और एक्चुअल में कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हालांकि वॉटसन ने शेरलॉक होम्स के काम करने के तरीके को कई बार देखा है, लेकिन फिर भी जब वो खुद उनके प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं तो वो ऐसा करने में नाकामयाब रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और हम उसे बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस बारे में इन तरीकों को बताया गया है। जैसे 1. नो योरसेल्फ एंड योर एनवायरनमेंट। यहाँ पर हम थॉट प्रोसेस शुरू करने से पहले खुद से ये सवाल करते हैं कि हम खुद कैसे इसका हल निकाल सकते हैं और स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में हमारी क्या राय है। दरअसल वॉटसन की तरह सोचने पर हम अपने बहुत से पर्सनल बायसेस, यानी पहले से बनाई गई धारणाओं या अपने खुद के एक्सपीरियंसेस या अपनी हिस्ट्री और अपने मेंटल एटीट्यूड को रियलाइज किए बगैर ही अपने व्यूज को अपनी सोच में शामिल कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ शेरलॉक होम्स की तरह थिंकिंग करते वक्त आप पूरी सिचुएशन की जानकारी लिए बगैर अपनी ऑब्जर्वेशन को शुरू नहीं करते हैं, बल्कि आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता के मुताबिक काम लेने से पहले ही बहुत मामूली चीजों को भी रियलाइज करने के बाद अपना अगला स्टेप लेते हैं। दरअसल आमतौर पर आप अपने ऑप्शंस के बेस पर अपने एनवायरनमेंट के बारे में अपनी राय कायम कर लेते हैं, जबकि हमें अपने एक्शन को शुरू करने से पहले आसपास की चीजों को देखना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही ऑब्जर्वेशन का शुरुआती पॉइंट है। हमें पहले से ही ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किस तरह की डिटेल्स को इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारे लिए माइंडफुल मोटिवेशन बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आपको अपने गोल्स को वक्त से पहले तैयार कर लेना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे और अपने गोल्स को हासिल करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे। 2. ऑब्जर्व केयरफुली एंड थॉटफुली। यहाँ पर बताया गया है कि एक केस के दौरान जब वॉटसन अपने फ्लैट के सीटिंग रूम में दाखिल होते हैं तो उन्हें वहां पर एक वॉकिंग स्टिक नजर आती है, जिसको डॉक्टर जेम्स मार्टिमर नाम का कोई शख्स वहां गलती से छोड़ गया होता है। ये देखकर वॉटसन उस वॉकिंग स्टिक की मदद से होम्स के तरीके से जेम्स मार्टिमर के बारे में डिड्यूस करने यानी अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। वो स्टिक के साइज और वजन को नोट करते हैं, उस पर CCH अक्षरों को खुदा हुआ देखते हैं और उसके डैमेज हो चुके नीचे के सिर के बारे में भी कमेंट करते हैं। जैसे वो ये अनुमान लगाते हैं कि शायद डॉक्टर मार्टिमर एक बड़ी उम्र वाले और बहुत सम्मानित लोकल मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो ज्यादातर पैदल ही चलकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। जबकि दूसरी तरफ शेरलॉक होम्स अपने ऑब्जर्वेशन को इससे भी आगे बढ़ाते हुए उस स्टिक पर लिखे CCH का फुल फॉर्म चेयरिंग क्रॉस हॉस्पिटल होने की पॉसिबिलिटी बताते हैं और उस स्टिक के मालिक के बारे में और ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। वो इस बारे में वॉटसन को बताते हैं कि डॉक्टर मार्टिमर सिर्फ एक भुलक्कड़ आदमी है, जो उनके फ्लैट पर 1 घंटा वेट करने के बाद विजिटिंग कार्ड की जगह अपनी वॉकिंग स्टिक को छोड़कर जाते हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे वॉटसन और होम्स अपने ऑब्जर्वेशन को आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें तमाम तरह की बहुत सी नई बातों का पता चलता है, लेकिन अपने ओवरऑल गोल्स को पूरा करने के लिए आपको अपने ऑब्जर्वेशन में जरूरी डिटेल्स की पहचान करना और उनकी फ्यूचर में काम आने लायक क्वालिटीज पर मेंटली ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। 3. Imagine remembering to claim the space you may not think you need। सेल्फ नॉलेज हासिल करने के लिए ऑब्जर्वेशन के बाद ऐसे क्रिएटिव स्पेस के बारे में पता लगाया जाता है जहां पर अपने एटिक यानी इमेजिनेशन के अंदर और बाहर सोच विचार और छानबीन की जाती है। इस वक्त आप कुछ पलों के लिए अपने दिमाग को ब्रेक देते हैं, यानी कुछ पलों तक उससे काम लेना बंद कर देते हैं और जब होम्स अपने ऑब्जर्वेशन में CCH का फुल फॉर्म चेयरिंग क्रॉस हॉस्पिटल बताकर वॉटसन को भी उसके बारे में कुछ अनुमान लगाने के लिए उकसाते हैं तो वो सिर्फ जाहिर होने वाले नतीजे से आगे जाकर और कुछ नहीं देख पाते हैं। जबकि दूसरी तरफ होम्स अपने ऑब्जर्वेशन और नतीजा निकालने के बीच थोड़ा ज्यादा समय खर्च करते हैं। वो पहले वॉटसन के ऑब्जर्वेशन को सुनते हैं, उसके बाद खुद उस स्टिक की जांच पड़ताल करते हैं। इसके बाद वो एक बार फिर वॉटसन से बात करते हैं
और आखिर में जब वो अपने नतीजों की लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, तो वो एक ही बार में ऐसा नहीं करते, बल्कि वो किसी एक पॉसिबिलिटी पर सेट होने से पहले अपने आप से ऐसे सवाल पूछते हैं जो बहुत से जवाब सजेस्ट करते हों। इसके बाद वो अपने ऑल्टरनेटिव्स की झलक देखते हैं और उन्हीं के आसपास फोकस करते हैं। वो अपने आप से सवाल करते हैं और उन पर विचार भी करते हैं। इसके बाद ही वो किसी नतीजे के बारे में अपनी फाइनल राय देते हैं। 4. Deduced only from what you've observed and nothing more. अपनी पिछले ऑब्जर्वेशन में वॉटसन दो चीजों के बारे में बिल्कुल सही अनुमान लगाते हैं। जैसे वॉकिंग स्टिक किसी लोकल मेडिकल प्रैक्टिशनर की थी और वो अपनी ज्यादातर विजिट पर पैदल ही जाया करते थे। लेकिन उन्होंने किसी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के बगैर ही डॉक्टर मार्टिमर के बारे में ये अनुमान लगा लिया था कि वो एक ज्यादा उम्र वाले और बहुत सम्मानित शख्स थे, क्योंकि वॉकिंग स्टिक के बारे में उनका इमीडिएट रिएक्शन ऐसा था कि उन्होंने उस वॉकिंग स्टिक को एक ऐसे सिंबल के तौर पर स्वीकार कर लिया था जिसको बहुत रिस्पेक्टफुल, सॉलिड और निश्चिंत टाइप के फैमिली प्रैक्टिशनर्स अपने साथ लेकर चलते थे। जबकि दूसरी तरफ शेरलॉक होम्स का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग टाइप का है। वो अपनी सोच और उससे हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से अवेयर होते हैं और वो सभी अवेलेबल एविडेंसेस में से सिर्फ कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही नहीं, बल्कि पूरे एविडेंस को ही अपने ऑब्जर्वेशन में शामिल करने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब आप बहुत सी पॉसिबिलिटीज पर एक साथ विचार करते हैं, तो अपने मुताबिक बहुत मुमकिन लगने वाली पॉसिबिलिटी से आगे नहीं बढ़ पाते और आप अपने ऑब्जर्वेशन में गैर जरूरी डिटेल्स और जरूरत से ज्यादा इमेजिनेशन को शामिल करने लगते हैं। आपको ऐसा करने से खुद को बचाना होगा, क्योंकि एक अच्छे ऑब्जर्वेशन के लिए साइंटिफिक डिडक्शन ही सबसे अच्छा तरीका होता है। 5. Learn from your failures, just as you do from your successes. पिछले एग्जाम्पल में वॉटसन के ऑब्जर्वेशन प्रोसेस में उनकी गलती यकीनी भी नजर आती है, जबकि शर्लॉक होम्स हमेशा उन पलों में भी अपने थॉट प्रोसेस की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करते नजर आते हैं, जिसके दौरान उनका अपने रास्ते से भटक जाना बहुत आसान हो सकता है। लेकिन वो अपनी अवेयरनेस की वजह से खुद को गलत रास्ते पर जाने से बचा लेते हैं। हालांकि ऑब्जर्वेशन में एजुकेशन का होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए एजुकेशन को थ्योरी के लेवल से लेकर प्रैक्टिस के लेवल पर भी बार बार इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। आपको ये याद रखना होगा कि जब सारी चीजें बहुत वंडरफुल नजर आती हों और उस वक्त आपको किसी ऑल्टरनेटिव को तलाश करने की या कुछ और सोचने की जरूरत भी महसूस ना होती हो, इसके बावजूद आपको लगातार अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते रहना होगा, जिससे कि मामूली चीजों में भी ऐसी धार लगती रहे जो उनको इंपॉर्टेंट मौकों पर काम आने के लिए तैयार रख सके। 6. टाइम टू कीप अ डायरी। जब हम कोई चॉइस बनाते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, तो हम इसके प्रोसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने ऑब्जर्वेशंस की एक लिस्ट तैयार करते हैं, जिसकी मदद से हम सही मौके पर उन चीजों को याद रखना पक्का कर सकें। जैसे हम इस लिस्ट में अपने विचारों को, अपने अनुमान, अपनी इंक्वायरी की संभावित लाइन और जो चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं वगैरह सभी चीजों को शामिल कर सकते हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी चीज में कितने एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन अगर हम इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि हमें अपनी सफलता के लिए कितना मोटिवेटेड होना चाहिए और हम अपने टास्क को ना समझी के साथ करना शुरू कर दें, तो फिर उस दौरान हम अपने प्रोसेस के सबसे सिंपल एलिमेंट को भी भूल सकते हैं। जबकि हम अपनी उन चॉइसेस के लिए जिनके लिए हमने कोई ऑब्जर्वेशन नोट नहीं किए हैं या उनकी कोई लिस्ट नहीं बनाई है, उन सब के लिए भी हम उनके बारे में उस वक्त अपने दिमाग में आ रहे विचारों को कहीं नोट करने की अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर सकते हैं। दरअसल जब आप ऐसी चीजों को लिख कर नोट करते हैं जिनके बारे में आप समझते हैं कि आप उनको जानते हैं, तो ऐसा करके आप अपने ऐसे स्टेप्स पर नजर रखते हैं जिनको पहले आप इग्नोर कर देते थे। लेकिन इस तरह की हैबिट तमाम एक्सपर्ट लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकती है। हमारे ब्रेन्स को लंबे वक्त के लिए वायर और रीवायर किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब है कि ब्रेन सिस्टम्स में जो न्यूरॉन्स बार बार एक्टिवेटेड होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और जब वो बार बार किसी दूसरे कॉम्बिनेशन में एक्टिवेट होना शुरू करते हैं तो उनकी वायरिंग भी चेंज हो जाती है। थॉट प्रोसेस की प्रैक्टिस पर फोकस करने की ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि जब आपकी रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें थॉट एक्सपेरिमेंट के मुकाबले बहुत ज़्यादा इमोशंस भरे होते हैं,
तो सिर्फ थॉट प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपको शेरलॉक होम्स की मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करने का मौका देती है, जिसकी मदद से आप कभी भी अपना भरोसा हासिल कर सकते हैं। हमें अपने आप को इमोशनल मोमेंट्स के लिए मेंटली ट्रेन करना होगा, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स में होम्स के लॉजिक को अप्लाई करना सबसे मुश्किल होता है, जब हमारे लिए उन मोमेंट्स के मायने सबसे ज्यादा होते हैं। और इसलिए हमें तब तक प्रैक्टिस करते रहना होगा जब तक कि हमारी आदतें ऐसी ना बन जाएं जिनकी मदद से सबसे गंभीर तनाव पैदा करने वाली एलिमेंट्स भी हमारे अंदर से उन थॉट पैटर्न्स को बाहर ना निकाल लाएं, जिन पर महारत हासिल करने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चैप्टर 8, वी आर ओनली ह्यूमन। 1920 में मई महीने की एक सुबह को मिस्टर एडवर्ड गार्डनर को उनके एक दोस्त की तरफ से एक लेटर मिला, जिसमें दो छोटे फोटोग्राफ्स भेजे गए थे, जिनमें से एक में एक झरने के किनारे परियों का एक ग्रुप डांस करता हुआ दिख रहा था और एक छोटी लड़की उन परियों को देख रही थी, जबकि दूसरी फोटोग्राफ में एक लड़की बहुत छोटे कद के एक अजीब से जानवर को इशारे से अपने पास बुला रही थी, जिसके पंख निकले हुए थे। गार्डनर को उन दोनों तस्वीरों में जरा सी भी असलियत नहीं नजर आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त से उन तस्वीरों के नेगेटिव मंगवाए और उन्हें जांच पड़ताल के लिए फोटोग्राफी में एक्सपर्ट माने जाने वाले मिस्टर हैरोल्ड स्नेलिंग के पास भेज दिया। जुलाई की लास्ट में गार्डनर को स्नेलिंग ने अपने जवाब में बता दिया कि वे दोनों फोटोग्राफ्स एक सिंगल एक्सपोजर में लिए गए थे और बिल्कुल असली थे और उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इसके बाद गार्डनर उन तस्वीरों को असली मानकर खुश हो गए, लेकिन सर ऑथर कॉनन डॉयल इन तस्वीरों की सच्चाई की तरफ से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने उनकी असलियत की जांच करने के लिए दोबारा उन्हें उस टाइम की फोटो खींचने और कैमरा बनाने के लिए मशहूर मानी जाने वाली कोडाक कंपनी के पास भेज दिए। उनके एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हालांकि वो फोटोग्राफ्स एक सिंगल एक्सपोजर में लिए गए थे और उनके नकली होने की बाहरी लक्षण भी नजर नहीं आते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि परियां कहीं भी नहीं होती हैं, इसलिए उनका अनुमान था कि ये तस्वीरें भी असली नहीं हो सकती हैं। लेकिन इसके बाद सर ऑर्थर कॉनन उन तस्वीरों में दिखाई गई दोनों लड़कियों की असलियत की भी जांच करना चाहते थे। उसी दौरान सर आर्थर को किसी जरूरी काम से ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप पर जाना था, इसलिए उन्होंने अपनी जगह पर मिस्टर गार्डनर को अपने डिटेक्टिव के तौर पर वेस्ट यॉर्क शहर में कॉन्टिंगली नाम के एक छोटे से टाउन में जाकर सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा, जहां पर उन दोनों तस्वीरों वाली लड़कियां रहती थीं। अगस्त 1920 में एडवर्ड गार्डनर पहली बार फोटोग्राफर एलसी राइट और उनसे 6 साल छोटी उनकी भतीजी फ्रांसिस ग्रिफिथ से मिले। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले 1917 में जब एलसी राइट 16 साल की और फ्रांसिस ग्रिफिथ 10 साल की थी, तब उन्होंने खुद वो फोटोग्राफ्स एक कमरे में कैप्चर किए थे। उन्होंने बताया कि क्योंकि उनके पेरेंट्स उनकी झरने के किनारे मिलने वाली परियों की कहानी पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए इस घटना को साबित करने के तौर पर उन्होंने वो फोटोग्राफ्स लिए थे। ये सुनकर मिस्टर गार्डनर कन्विंस हो गए कि ये फोटोग्राफ्स जेन्युइन थे और परियां भी रियल थीं और लड़कियां झूठ नहीं बोल रही थीं। और फिर उन्होंने लंदन वापस लौटने के बाद इस मामले में अपनी सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट सर आर्थर कॉनन के पास भेज दी। इसके बाद भी सर आर्थर ने इस बारे में कुछ और पुख्ता सबूत तलाश करने के लिए कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने का डिसाइड किया। इसके लिए उन्होंने एक बार फिर एडवर्ड गार्डनर को दो कैमरे और स्पेशल निशान लगाकर 2 दर्जन फोटोग्राफिक प्लेट्स के साथ कॉन्टिगली टाउन में भेज दिया। उन्होंने इन चीजों को उन लड़कियों के पास इस इंस्ट्रक्शन के साथ छोड़ दिया कि वे एक बार फिर से उनके कैमरे और फोटोग्राफी प्लेट्स की मदद से एक ऐसे दिन में परियों के फोटोग्राफ्स कैप्चर करें जब खिली धूप में सबसे अच्छी रोशनी मौजूद हो। इसके कुछ दिनों बाद उन्हें 3 और ऐसे फोटोग्राफ्स मिले जिनमें परियां मौजूद थीं और जिनको उनकी सप्लाई की हुई प्लेट्स में ही कैप्चर किया गया था और उन प्लेट्स के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं की गई थी। इसके बाद सर ऑथर और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी परियों की हकीकत को स्वीकार कर लिया। दिसंबर 1920 में उन्होंने ओरिजिनल फोटोग्राफ्स के साथ उनकी सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले प्रोसेस को भी एक मैगजीन में पब्लिश कर दिया, जिसका टाइटल था फेरीज फोटोग्राफ्ड एन इपॉ मेकिंग मोमेंट। इसका मतलब है कि परियों को तस्वीरों में कैद किया गया, यह एक युग को बदलने वाला मोमेंट है। और फिर इसके 2 साल बाद उन्होंने एक किताब रिलीज करी जिसका नाम था द कमिंग ऑफ द फेरीज, और इस तरह से उन्होंने परियों के बारे में अपना माइंडसेट पक्का कर लिया था, जिसे अब वो चेंज नहीं करने वाले थे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर वो इस मामले में शर्लॉक होम्स की तरह से थिंकिंग क्यों नहीं कर पाए? क्यों उन जैसे इंटेलिजेंट शख्स को ये नतीजा निकालना पड़ा कि परियां वाकई में होती हैं?
क्या इसकी बस यही एक वजह थी कि किसी एक्सपर्ट ने कॉन्टिंगली टाउन के फोटोग्राफ्स के लिए दावे के साथ ये कह दिया था कि उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी? हालांकि सर आर्थर ने उन फोटोग्राफ्स की सच्चाई को जानने के लिए अपना बहुत सा टाइम और एफर्ट खर्च किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी इंक्वायरीज में ये पता चलने के बाद कि तस्वीरों के प्रिंट जेन्युइन थे, ये सवाल नहीं उठाया था कि क्या परियों को भी बहुत आसानी के साथ मैन्युफैक्चर किया जा सकता था। हम बड़ी आसानी से इस लॉजिक को मान सकते हैं कि 10 साल की और एक 16 साल की लड़की फोटोग्राफ्स के साथ छेड़छाड़ करने लायक फोटोग्राफी की एक्सपर्ट नहीं हो सकती हैं। लेकिन क्या वो एक परी को भी नहीं बना सकती हैं? तस्वीरों को ध्यान से देखने पर इनमें दिखने वाली परियां असली नजर आने की जगह पेपर कटआउट में उनकी तस्वीरें नजर आती हैं, जिनको बड़ी चालाकी और महारत से वहां अरेंज किया गया हो। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसी भी शख्स ने उन परियों को खुद अपनी आंखों से देखने की कोशिश क्यों नहीं की? जबकि अगर सर आर्थर कॉनन डॉयल चाहते तो इस बात का पता लगा सकते थे कि उनमें से एक लड़की एल्सी राइट एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थी और वो एक फोटोग्राफी स्टूडियो में नौकरी करती थी। और वो ये भी पता लगा सकते थे कि 1915 में पब्लिश होने वाली एक किताब में परियों की हैरत अंगेज नजर आने वाली तस्वीरों को प्रिंट किया गया था, जिनके ओरिजिनल प्रिंट एक कैमरे में कैद किए गए थे। शेरलॉक होम्स की तरह थिंकिंग करने पर हम कह सकते हैं कि समथिंग इम्प्रॉबेबल इज नॉट येट इम्पॉसिबल, लेकिन इसके लिए उसी के मुताबिक बहुत ज्यादा सबूतों की जरूरत होगी। और ये साफ नजर आता है कि सर आर्थर बहुत से सबूतों को प्रोवाइड नहीं कर पाए। दरअसल जब हम किसी घटना पर यकीन करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में बहुत कम डाउटफुल होते हैं और उसके बारे में बहुत कम पूछताछ करना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम उनके बारे में सबूतों की जांच करने के लिए भी बहुत कम मेहनत करना चाहते हैं। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम उसे अपनी नॉलेज के ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिसाइड करते हैं जो हमारे पुराने विचारों की जगह उसी मोमेंट में मौजूद होते हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जरूरी ओपन माइंडेडनेस के बैलेंस को बनाए रखना वाकई में मुश्किल हो सकता है। यानी हमारे लिए डिसीजन लेते वक्त ऐसे नए आइडियाज और ओपिनियंस पर विचार करना मुश्किल हो सकता है जो इमोशंस और फीलिंग्स पर बेस्ड होने की जगह फैक्ट्स और रीजनिंग पर बेस्ड होते हैं। इसी वजह से कई बार हम लोग भी सही एनवायरनमेंट और सही मोटिवेशन ना होने की वजह से गलत चीजों को भी सही मान लेते हैं। आपको ऑब्जर्वेशन करते वक्त कुछ इंसानी कमजोरियों के बारे में भी समझना जरूरी है। जैसे 1. प्रिजनर्स ऑफ आवर नॉलेज एंड मोटिवेशन। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप अपनी आंखों को बंद करके एक टाइगर की तस्वीर को इमेजिन कीजिए, तो आप भी ज्यादातर लोगों की तरह यही कहेंगे कि आपका टाइगर एक तरह के ऑरेंज कलर का है और उसके मुंह और बॉडी की साइड में काली धारियां बनी होती हैं। उसकी आंखों का रंग काला होता है और उसके मुंह, पेट और पंजों पर सफेद निशान बने होते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन आप आमतौर पर एक टाइगर का जिक्र करते वक्त बहुत मुश्किल से मिलने वाले ब्लैक टाइगर का जिक्र नहीं करते हैं। हालांकि ब्लैक टाइगर के होने को कभी भी कंफर्म या वेरीफाई नहीं किया गया है, जबकि ये तीनों ही टाइगर्स पैंथेरा टिग्रिस नाम की एक प्रजाति से आते हैं। इसी तरह से आप अपनी आंखों को बंद करके एक मिमिक ऑक्टोपस की ऐसी तस्वीर को इमेजिन कीजिए जो समुद्र की तलहटी में कुछ चट्टानों के पास धुंधले नीले पानी में बैठा हुआ है। और ये ऑक्टोपस करीब 2 फीट लंबा और इसकी बॉडी पर ब्राउन और वाइट धारियां या स्पॉट्स बने हुए हैं। और ये ऑक्टोपस 15 अलग अलग तरह के सी एनिमल्स की नकल कर सकता है। यहाँ पर हमें ये गौर करना चाहिए कि ऊपर बताए गए चारों एनिमल्स में से ब्लैक टाइगर असल में नहीं होता है। हालांकि बहुत मुमकिन है कि वो एक मेलेनिस्टिक टाइगर बन जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि करीब 10,000 टाइगर्स में से कोई एक ऐसा होता है जिसकी काली धारियां इतनी मोटी और करीब करीब होती हैं कि उसका कलर पूरी तरह से ब्लैक होने की जगह काफी हद तक ब्लैक दिखने लगता है। और ये भी हो सकता है कि जिसे हम ब्लैक टाइगर समझ रहे हो वो बाद में ब्लैक लेपर्ड निकल जाए। हालांकि आपके लिए इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग सदियों से ब्लैक टाइगर की मौजूदगी पर यकीन करते आ रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर सर आर्थर कॉनन डॉयल के दौरान कॉन्टिंगली टाउन वाली लड़कियों ने परियों की जगह किसी मिनिएचर ड्रैगन या और तमाम ऐसे इंसेक्ट्स की फोटो खींची होती जिनको पहले कभी नहीं देखा गया था, तो उस वक्त लोग इस पर किस तरह से रिएक्ट करते? हालांकि वियतनाम में ड्रैको सुमात्राउस नाम की उड़ने वाली छिपकली वाकई में पाई जाती है, लेकिन फिर भी 1920 के दौरान ऐसी तस्वीर पर भरोसा करने वाले शख्स का इंग्लैंड में पाया जाना बहुत मुमकिन नहीं था। इसी तरह से ईस्टर्न कनाडा में भी
कॉन्डिलोरा क्रिस्टाना नाम के एक अजीब से छोटे एनिमल को तलाश किया गया है, जिसको स्टार नोज्ड मोल भी कहा जाता है, और जिसके बारे में इंटरनेट का दौर शुरू होने से पहले किसी को भी जानकारी नहीं थी। ऐसे बहुत से एनिमल्स हमें कुछ दशक पहले विदेशी और अजीब लगते थे, और जिनमें से कुछ आज भी अजीब लगते हैं। हालांकि उनके बारे में और ज्यादा सबूत पेश किए जाने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका। दरअसल हम दुनिया के बारे में जो भी यकीन करते हैं और उसके लिए हमें जिन सबूतों की जरूरत होती है, वो लगातार बदलते रहते हैं। ना तो इस तरह के यकीन हमारे ब्रेन एटिक में इंफॉर्मेशन के तौर पर होते हैं, और ना ही ये प्योर ऑब्जर्वेशन होते हैं। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में हमारी कुछ मदद जरूर कर सकते हैं। हमारे लिए अपने दिमाग को ऐसी स्टोरी सुनाना बहुत आसान होता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता, लेकिन इस पर यकीन करना बहुत गहराई से हमारे मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। फिर भी हम समुद्र की गहराइयों में रहने वाले मिमिक ऑक्टोपस से लेकर परियों तक की कहानी के बारे में सोच सकते हैं। हम जानते हैं कि हर एक दिन एनिमल्स की नई प्रजातियों को तलाश किया जा रहा है, और उनमें से कुछ एनिमल्स बहुत अनोखे भी नजर आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ परियां हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पर सवाल खड़े करती हैं कि हम दुनिया के काम करने के तरीके को कैसे देखते हैं, और इसी वजह से एक स्पेसिफिक टाइम में लिए गए हमारे डिसीजंस उस मोमेंट के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होते हैं। 2. A recklessness of mind. सर आर्थर कॉनन कॉन्टिगली तस्वीरों की सच्चाई को साबित करने के लिए पूरी तरह से लापरवाह नहीं थे, लेकिन ये जरूर है कि अगर वो चाहते तो वो अपने डिटेक्टिव को बिल्कुल सटीक सबूतों को इकट्ठा करने के लिए कह सकते थे। लेकिन ये भी सही है कि उन्होंने अपनी जानकारी में सबसे अच्छे फोटोग्राफिक एक्सपर्ट से तस्वीरों की जांच करवाई थी, और उन्होंने उस फोटोग्राफी के प्रोसेस की नकल भी करवाई थी। दरअसल हमारा इंट्यूशन कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक बन जाता है, और इस कॉन्टेक्स्ट की जानकारी हमें उस दुनिया से मिलती है जहां हम रहते हैं। ये एक तरह से हमारी आंखों पर पर्दा डालने का काम करता है, जैसे कि सर आर्थर कॉनन और उनकी परियों के साथ भी हुआ था। हालांकि हम समझदारी से काम लेते हुए अपने इंट्यूशंस के फैक्ट चेकिंग और ओपन माइंडेड आइडियाज के बीच एक बैलेंस बना सकते हैं। इसके बाद हम अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन की मदद से अपने बेस्ट डिसीजंस ले सकते हैं। 3. द माइंडसेट ऑफ अ हंटर. अक्सर शेरलॉक होम्स की कहानियों में उनकी इमेज बार बार एक ऐसे शिकारी के तौर पर नजर आती है जो अपने शिकार को कैप्चर करने के लिए एक सावधान निशानेबाज शिकारी की तरह हमेशा तैयार रहता है। उनकी इमेज एकदम परफेक्ट है, जैसे वो गैर जरूरी तौर पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो हमेशा अटेंशन की हालत में रहने के हैबिचुअल हैं, और मौका पड़ने पर फौरन ही एक्शन में आ जाते हैं। वो अपने थॉट प्रोसेस की सारी क्वालिटीज को एक साथ मिलाकर अपनी महारत का आइडियल नमूना पेश करते हैं। हम जो चीजें थ्योरी में सीखते हैं, उनको अपने व्यवहार में भी एक बेहतर तरीके से लागू करने के लिए शेरलॉक होम्स के नियमों के मुताबिक अपने माइंडसेट को तैयार कर सकते हैं। आथर कहते हैं कि एक शिकारी के दिमाग में होम्स के थॉट एलिमेंट्स शामिल होते हैं। इस तरह के माइंडसेट को रेगुलरली इस्तेमाल करके हम उनके सिद्धांतों को याद रख सकते हैं। 1. एवर रेडी अटेंशन. एक शिकारी होने का मतलब हमेशा शिकार करना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है जब एक्शन लेना जरूरी हो जाए तो हमेशा अलर्ट पर जाने के लिए तैयार रहना। ऐसे इशारों को समझने की आदत का होना कि आपको किन चीजों में शामिल होना चाहिए और किन चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। एक अच्छे शिकारी की तरह आपको उस मोमेंट के लिए अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करने की जरूरत होती है जब आपके लिए इसके मायने होते हैं। 2. एनवायरमेंटल अप्रोप्रिएटनेस. एक शिकारी अपने शिकार करने के तरीके के बारे में जानता है। वो अपनी अप्रोच को जरूरत के मुताबिक मॉडिफाई कर लेता है। जब तक आप बार बार एक ही तरह का शिकार करके संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको परिस्थितियों के मुताबिक तैयार रहना सीखना होगा, जिससे कि आप अपने हथियारों को, अपनी अप्रोच को और अपने व्यवहार को स्पेसिफिक सिचुएशन की जरूरत के मुताबिक मॉडिफाई कर सकें। 3. अडॉप्टेबिलिटी. जब तक शिकारी की सिचुएशन बदलती है तो वो एक अनप्रिडिक्टेबल तरीके से, यानी मन माने तरीके से बदली हुई सिचुएशन के मुताबिक खुद को तैयार कर लेता है। जैसे अगर आप बतख का शिकार करने के लिए निकले हैं और रास्ते में आपको एक हिरण नजर आ जाए, तो आप अपना एक्शन प्लान चेंज करके उसका शिकार करने की कोशिश करने लगते हैं। आप पहले से तय किए गए अपने एक्शन प्लान को हमेशा नासमझी के साथ फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसलिए सर्कमस्टांसेस के चेंज होते ही आप अपनी अप्रोच को भी चेंज कर देते हैं। अगर आप बदली हुई परिस्थितियों में भी
उसी रास्ते पर चलते रहना डिसाइड करते हैं, तो आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा और आपको इस बात की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। 4. Acknowledging limitations. एक शिकारी अपने कमजोर पॉइंट को जानता है। अगर वह अपनी एक साइड नहीं देख सकता, तो वह किसी दूसरे शख्स को अपनी उस साइड को कवर करने के लिए कहता है या अपनी उस साइड को जाहिर न होने देने का पक्का इंतजाम करता है। अगर वो अपने टारगेट से बाहर चला जाता है, तो भी उसे इस बात की जानकारी होती है। उसके शिकार के रास्ते में जो भी रुकावट आती है, वो उसे ध्यान में रखता है और एक सक्सेसफुल शिकारी हमेशा अपनी गलतियों को पहचानता है। 5. कल्टिवेटिंग क्वाइट. एक शिकारी ये जानता है कि कब अपने दिमाग को शांत रखना उसके लिए जरूरी और फायदेमंद होता है। अगर वो खुद को हर चीज में शामिल कर लेता है, तो वो अपने होशो हवास पर काबू नहीं रख पाएगा और उसके सेंसेस अपनी तेजी खो देंगे। इस वजह से उसके सेंसेस की काबिलियत इंपॉर्टेंट इशारों पर फोकस करने और मामूली चीजों को अपने फोकस से बाहर रखने के मामले में बहुत काम आ सकती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए और खुद को चुस्त और चौकस बनाए रखने के लिए आपको अकेलेपन के मोमेंट्स की जरूरत होती है। ये दुनिया एक डिस्ट्रैक्टिंग प्लेस है, यानी ये आपके अटेंशन को हटाने वाली जगह है। ये कभी आपके लिए शांत नहीं रहेगी और ना ही ये आपको आपके हिसाब से रहने देगी। एक शिकारी को खुद ही लोगों से दूर रहकर अपने अकेलेपन, अपने दिमाग की शांति, अपनी खुद की स्पेस, जहां वह अपनी रणनीति के मुताबिक सोच सके, अपने नजरिए, अपने पास्ट एक्शंस और फ्यूचर प्लान्स की तलाश करनी होती है। और अपने लिए इस तरह का एनवायरनमेंट तैयार किए बगैर आप एक सक्सेसफुल शिकार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 6. कांस्टेंट विजिलेंस. सबसे बड़ी बात यह है कि एक शिकारी उस वक्त भी कभी रिलैक्स नहीं होता और वो हमेशा अलर्ट रहता है। जब वह दोपहर की गर्मी में बाहर निकलकर अपने दिमाग में ये नहीं सोचता है कि इस वक्त कोई टाइगर वहां नहीं हो सकता। क्या पता दुनिया के सबसे पहले ब्लैक टाइगर को उसी दिन तलाश कर लिया जाए, या आपकी जानकारी से अलग टाइगर के शिकार करने की अपनी अलग आदतें भी हो सकती हैं। शर्लॉक होम्स हमें बार बार ऐसी चीजों के लिए सावधान करते हैं, जैसे कंप्लेसेंस, यानी जरूरत से ज्यादा सेटिस्फाइड होकर लापरवाह हो जाना। आपकी विजिलेंस यानी आपकी चुस्त और दुरुस्त निगरानी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आप हमेशा समझदारी से बताए गए रूल्स को अप्लाई कीजिए और कभी अपनी थिंकिंग को मत रोकिए। आपके लिए ये मायने रखता है कि आप खुद को किस तरह से देखते हैं। आप अपनी जिंदगी में खुद को एक शिकारी की तरह देखिए और इसके बाद आप खुद को सही तरीके से शिकार करने में ज्यादा काबिल बनता हुआ पाएंगे। चाहे आपने परियों की मौजूदगी की पॉसिबिलिटी के बारे में विचार करना पसंद किया हो या नहीं, लेकिन आपके अंदर मौजूद एक शिकारी दिमाग ने उस बारे में बहुत सोच समझकर विचार किया होगा। आखिरकार 1983 में, यानी कॉन्टिगली परियों के फोटोग्राफ्स दुनिया के सामने आने के 63 इयर्स बाद, 76 साल की उम्र में फ्रांसिस ग्रिफिथ ने अपनी गलती मान ली और उन्होंने अपने कन्फेशन में कहा कि वो फोटोग्राफ्स वाकई में नकली थे। दरअसल उनकी बड़ी कजन एल्सी राइट ने हैट में लगाई जाने वाली पिन की मदद से परियों की ड्राइंग को झरने के पास सीनरी के साथ फिक्स किया था। इसके 2 हफ्ते बाद एल्सी राइट, जिनका नाम उस वक्त एल्सी हिल हो गया था, उन्होंने भी आगे आकर उन फोटोग्राफ्स की नकली होने की बात कबूल कर ली। और फिर 1986 में फ्रांसिस ग्रिफिथ की डेथ हो गई और उसके 2 साल बाद 1988 में एल्सी हिल भी दुनिया से विदा हो गई। कुल मिलाकर इस किताब की मदद से हमें ये पता चलता है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं, उसके मुताबिक हमारे दिमाग भी बहुत सेंसिटिव तरीके से काम करने लगते हैं। हमारे अंदर अपने दिमाग से काम लेने की एक हैरत अंगेज काबिलियत मौजूद है। जैसे हम कैसे परफॉर्म करते हैं या कैसे एक्ट करते हैं, या इनकी वजह से हम कैसे बातचीत करते हैं वगैरह। हम अपने आप को सीखने के काबिल समझते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट प्री डिटरमिन्ड यानी पहले से निर्धारित नहीं है। इसके बावजूद हम सीख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और दुनिया को अप्रोच करने की अपनी आदतें भी बदल सकते हैं। हमारे दिमाग कभी भी नए कनेक्शंस को बनाना और नॉन यूजफुल कनेक्शन की काट छाट करना नहीं रोकते हैं, और वो उन एरियाज को मजबूत करना भी नहीं रोकते हैं जिन्हें हम मजबूत करना चाहते हैं। जैसे हम जिन मसल्स को लगातार इस्तेमाल करके मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, उनको तमाम तरह की एक्सरसाइजेस की मदद से ट्रेन किया जा सकता है। इस किताब से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर सामने आता है
जैसे सबसे पावरफुल दिमाग एक शांत दिमाग होता है। यही वो दिमाग है जो कि प्रेजेंट, रिफ्लेक्टिव और अपने विचारों और स्थिति पर ध्यान देने वाला होता है। अक्सर हमारा दिमाग मल्टीटास्क नहीं करता है, लेकिन जब करता है तो वो किसी पर्पस के साथ करता है। हालांकि हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम समझदारी के साथ अपनी खामियों तक जरूर पहुंच सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म में अपने आप को और ज्यादा केपेबल थिंकर्स बनाना होगा।